हेलो दोस्तों, मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए एक बहुत ही जबरदस्त मूवी जिसकी स्टोरी घूमती है एक बहुत ही खूबसूरत कपल के गिर्द। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मूवी की शुरुआत होती है हमारे फीमेल लीड से, जो कि मौजूद थी लेबर रूम में। फिंगशू इस वक्त बहुत पेन में थी। तभी उसने याद किया कि किस तरह उसकी सिस्टर और उसके फादर ने उसको इस बात के लिए फोर्स किया कि वो इन बच्चों को अबॉर्ट कर दे। फिंगशू की स्टेप सिस्टर फोन से कहती है कि तुम इन बच्चों के बाप को जानती तक नहीं, तुम ड्रंक थी उस रात और फिर भी तुम इनके लिए हमारे अगेंस्ट जा रही हो। लेकिन फिंगशू भी अपनी बात पर डटी हुई थी। तभी उसके डैड उसको घर से निकाल देते हैं और कहने लगे कि हमें तुम्हारी जैसी बेटी की बिल्कुल जरूरत नहीं। वापस आते हैं प्रेजेंट की तरफ, जहाँ पर सिस्टर फिंगशू को ट्विंस बेबीज की गुड न्यूज दे रही है। डॉक्टर ने फिंगशू को बताया कि आपके दोनों बच्चे फ्रेटर्नल ट्विंस हैं और उनकी नेक पर बर्थ मार्क भी मौजूद है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हमारे मेल लीड हाइन को, जो मैनेजर से पूछता है कि क्या बना, क्या उस लड़की का कुछ पता चल सका जिसने मेरे साथ रात गुजारी थी। जिस पर मैनेजर उसको बताने लगा कि नहीं, हम उसको नहीं ढूंढ सके। वापस बढ़ते हैं हॉस्पिटल की तरफ, जहाँ पर फिंगशू ने डॉक्टर से अपने बेबीज के बारे में पूछा तो डॉक्टर ने उसको बताया कि उन दोनों की डेथ हो चुकी है। जबकि दूसरी तरफ हमने देखा कि इस सब के पीछे फोंज का हाथ था और वो उन दोनों बच्चों को किसी के हवाले करके उनसे पैसे ले रही थी। जब मूवी आगे बढ़ती है तो हम फिंगशू को एक रियल एस्टेट कंपनी में देखते हैं और वो अपने मैनेजर को बता रही थी कि हमेशा की तरह इस बार भी मैं टॉप सेल्स गर्ल हूँ, आप मुझे कमीशन कब देंगे, मेरा अच्छा खासा कमीशन बन चुका है। लेकिन मैनेजर तो शायद किसी और ही मूड में था। फिंगशू से कहने लगा कि मैं तुम्हें तब कमीशन दूंगा जब तुम मुझसे शादी कर लोगी। तभी फिंगशू ने उसको बताया कि ये बात मत करे, मेरे हस्बैंड को अच्छा नहीं लगेगा। जब मैनेजर को उसके हस्बैंड का पता चला तो उनका मूड ऑफ हो गया और वो वहाँ से चले गए। लेकिन उनका बिहेवियर फिंगशू को अच्छा खासा परेशान कर चुका था। नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर हाइन के बच्चों को देखते हैं, जो कि इस बात की एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे कि जिसने भी उसकी मॉम को ढूंढा उसको 5 मिलियन युआन दिए जाएंगे। तभी वहाँ पर मिस्टर हाइन अपनी टीम के साथ पहुँचे और वो अपने बेटे कई से कहने लगा, तुम्हें क्या लगता है कि पैसे की मदद से तुम ये सब कर सकते हो? कई उनसे कहता है कि मुझे आप जैसा डैड नहीं चाहिए जो मुझे बहुत सारे पैसे तो दे सकता है लेकिन बहुत सारा प्यार नहीं। ये बोलकर वो दोनों ही वहाँ से भाग गए। हाइन ने अपने बंदों को उन बच्चों के पीछे भेजा और खुद भी उनके पीछे भागने लगा। जबकि दूसरी तरफ जब फिंगशू ने इन आदमियों को उन बच्चों के पीछे भागते हुए देखा तो वो उन्हें किडनैपर समझने लगी। फिंगशू अपने पास से भागते हुए हाइन को गिराती है और उनसे कहती है कि रुक जाओ, मैं पुलिस को कॉल कर चुकी हूँ, तुम लोगों के लिए बेहतर होगा कि इन बच्चों को छोड़ दो। फिंगशू को अपनी साइड लेता देखकर बच्चे भी उनको मम्मी मम्मी बुलाते हुए उसकी तरफ भाग गए। नेक्स्ट सीन में हम फिंगशू को हाइन और उनके बच्चों के साथ टेबल पर बैठा हुआ देखते हैं। कई फिंगशू को बताने लगा कि देखे ना, हमारे डैड हमारे लिए मॉम नहीं ला रहे हैं। फिंगशू पूछती है कि तुम दोनों मुझे मॉम क्यों बुला रहे हो? तभी वो कहता है कि मैंने अपने ख्वाब में देखा था मेरी मॉम बिल्कुल आपकी तरह है। कई की सिस्टर फिंगशू को बताने लगी कि मैंने भी ऐसा ही ख्वाब देखा था, एक्चुअली हम दोनों फ्रेटर्नल ट्विंस हैं। तभी फिंगशू को याद आया कि उसको डॉक्टर्स ने बताया था कि उसके दोनों बच्चे भी फ्रेटर्नल ट्विंस हैं। कई फिंगशू से पूछता है कि क्या आप मैरिड हैं, क्या आपका कोई बॉयफ्रेंड है और वैसे आपको कैसे लड़के अच्छे लगते हैं, क्या आपको 6 पैक वाले लड़के अच्छे लगते हैं? और तभी वो हाइन से कहता है कि इन्हें अपने 6 पैक दिखाएं, जिस पर हाइन उसको डांटता है। फिंगशू हाइन से कहने लगी कि आपको बच्चों से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। तभी हाइन उससे कहता है कि तुम मुझे मत सिखाओ, क्या तुम्हारे खुद के बच्चे हैं? ये बोलकर वो लोग वहाँ से जाने लगे। तभी फिंगशू उसको आवाज देती है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे? अगर तुम मुझसे शादी करते हो तो मेरे बच्चे ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। हाइन सोचता है कि ये एक गोल्ड डिगर है जो पैसों के लिए मुझसे शादी करना चाहती है। तभी वो बच्चों को वहाँ से भेजकर फिंगशू के साथ डिस्कशन करने लगा और उससे कहने लगा कि अगर तुम मुझसे शादी करना चाहती हो तो मैं तुम्हें बता दूं, मेरे पास पैसे बिल्कुल भी नहीं, मेरी सैलरी बहुत ही कम है और मैं महीने के बस कुछ ही युआन कमा लेता हूँ। तभी फिंगशू उससे कहती है कि तुम इसकी बिल्कुल भी टेंशन मत लो। हाइन उसे बताता है कि मैं एक कंपनी में ड्राइवर हूँ और मेरी सैलरी का कुछ पता नहीं लगता, कभी कम कभी ज्यादा, और हाँ मैं घुमंड भी बहुत ज्यादा करता हूँ। फिंगशू उससे कहती है इसका मतलब है कि ये चीज हम में कॉमन है, क्योंकि मैं खुद भी बहुत घुमंड करती हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, हम मिलकर सारी चीजें सॉर्ट आउट कर लेंगे, बस तुम अपना टाइम लो और सोच समझ कर मुझे जवाब दे देना। नेक्स्ट सीन में हम हाइन को उसके बच्चों के साथ देखते हैं, जहाँ पर कई उसको बताता है कि मैं हंगर स्ट्राइक पर हूँ क्योंकि आप उस लड़की से शादी करने पर राजी नहीं है। हाइन उसे कहता है कि तुम्हें बिल्कुल भी अकल नहीं आती, क्या तुम उस नैनी को भूल चुके हो जिसने तुम्हें दूध में ड्रग्स देकर तुम्हें किडनैप करने की कोशिश की थी? अगर तुम्हें खाना है तो खाओ, अगर नहीं खाना तो ना खाओ। तभी उसकी बेटी उससे कहती है कि मैं भी हंगर स्ट्राइक पे हूँ। बच्चों की जिद पर हाइन को बिलाखिर राजी होना ही पड़ा, लेकिन वो बच्चों से कहता है कि ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ एक कंडीशन पर राजी होऊंगा, तुम उनको नहीं बताओगे कि हम कितने वेल्दी हैं। एक्चुअली मैं देखना चाहता हूँ कि क्या उसको वाकई तुम लोगों की कुछ परवाह है या सिर्फ वो मेरे पैसों के लिए मुझसे शादी करना चाहती है। हाइन ने शिंगफू को कॉल करके उसको बता दिया कि मैं तुमसे शादी करने के लिए राजी हूँ। नेक्स्ट सीन में हाइन का फ्रेंड उसकी बुरी तरह क्लास ले रहा था और उसे कह रहा था कि क्या तुम बच्चों के लिए किसी से भी शादी कर लोगे? पहले भी तुमने ड्रंक हालत में एक लड़की के साथ रात गुजारी और 2 बच्चे तुम्हारे पाले पड़ गए, क्या वो कम है? जबकि दूसरी तरफ फिंगशू की फ्रेंड भी उसको डांट रही थी और कह रही थी कि तुम 2 बच्चों के बाप से कैसे शादी कर सकती हो, जो कि है भी इतना गरीब। अगले सीन में फिंगशू हाइन और उसके बच्चों के साथ एक मॉल में मौजूद थी, जहाँ पर वो अपने बच्चों के लिए कोई गिफ्ट लेना चाहती थी। वो सेल गर्ल
मैनेजर से कुछ डिस्काउंट करने का कहती है, लेकिन वो इनकार कर देती है। कई ने उसको एक ब्रेसलेट दिखाया और उससे कहने लगी कि आपको अपने लिए भी कुछ लेना चाहिए। फिंगशू कहती है कि मैं इसको अफोर्ड नहीं कर सकती, लेकिन मैं इसको एक दफा ट्राई करना चाहती हूँ, जिस पर सेल्स गर्ल उससे कहने लगी कि ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, अगर आप इसको ले नहीं सकती तो फिर ट्राई भी मत करें, क्योंकि अगर ये आपसे खराब हो गया तो मुझे यकीन है कि आप इसको अफोर्ड नहीं कर सकती। आप मेरी एडवाइस माने, यहाँ से आगे जाकर राइट ले, वहाँ पर जो स्टॉल लगा हुआ है आप वहाँ से कुछ खरीद ले, वहाँ पर आपको 50 बक्स में कुछ भी मिल जाएगा। जब स्टोर का मैनेजर वहाँ पहुँचा तो हाइन उसको बताने लगा कि मेरी वाइफ को एक आइटम पसंद आ गया है, लेकिन मैं अपना कार्ड घर भूल चुका हूँ, आप मेरा ID कार्ड देखें, मैंने सुना है कि यहाँ पर बर्थडे पे डिस्काउंट मिलता है। कार्ड देखते ही मैनेजर हाइन को पहचान चुका था और उसको वो ब्रेसलेट फ्री में दे देता है। सेल्स गर्ल के पूछने पर मैनेजर उसको बताता है कि तुम शायद हाइन डुइंग को जानती नहीं, ये बीजिंग का सबसे अमीर इंसान है, उनका हमारी शॉप में आना और यहाँ पर कोई आइटम पसंद करना हमारी शॉप की किस्मत को बदल देगा। दूसरी तरफ फिंगशू हाइन से कहने लगी कि देखो कितना अच्छा हो गया जो हम यहाँ पर आ गए, मैं अपनी बर्थडे पर भी यहाँ जरूर आऊंगी और ये ब्रेसलेट मुझे संभाल कर रखना चाहिए। तभी हाइन उसे कहता है कि तुम इससे पहन लो क्योंकि ये तुम्हें अच्छा लगता है। फिंगशू कहती है कि नहीं, मैं रिस्क नहीं लेना चाहती है, कहीं गुम ना हो जाए। हाइन उसको कहता है अगर मैं कह रहा हूँ कि पहन लो तो तुम पहन लो। तभी फिंगशू से कहती है कि मैंने कहा ना ये गुम हो जाएगा, बातें तो तुम ऐसे करते हो जैसे तुम बीजिंग के सबसे अमीर इंसान हो। तभी फिंगशू बच्चों से कहती है कि चलो मैं तुम लोगों को तुम्हारे गिफ्ट पहना देती हूँ, लेकिन नेकलेस पहनाते हुए उनको बच्चों की नेक पर बर्थ मार्क नजर आ जाते हैं। फिंगशू हाइन से इन बर्थ मार्क के बारे में पूछने लगी। हाइन उसको बताने लगा कि मेरे बच्चों को मेरी एक्स वाइफ ने जन्म दिया है, जो कि अब अब्रॉड किसी डिजाइनर के साथ काम करती है। तभी फिंगशू मन ही मन में कहती है कि ये मैं क्या सोच रही हूँ, ये बच्चे मेरे बच्चे कैसे हो सकते हैं, उनकी तो डेथ हो चुकी थी। फिंगशू हाइन से कहने लगी कि हमें अपने लिए कोई घर देखना चाहिए और वो सभी घर देखने के लिए जा चुके थे। नेक्स्ट सीन में हाइन अपनी फैमिली के साथ एक प्रॉपर्टी डीलर के साथ मौजूद था। प्रॉपर्टी डीलर ने उनको एक घर दिखाया जिस पर हाइन कहता है कि ये घर बहुत ही छोटा है और इतने छोटे घर में हम नहीं रह सकते। तभी प्रॉपर्टी डीलर उससे कहने लगा कि आप अपने लिए कोई महल ढूंढ ले और वो वहाँ से चला गया। इस पर फिंगशू को काफी गुस्सा आ चुका था और वो हाइन से कहने लगी कि तुमने उनको नाराज कर दिया। कई फिंगशू से कहने लगा कि आप टेंशन मत ले, मेरे बाबा के पास बहुत सारे घर मौजूद हैं। बात पर हाइन कई को रोकता है और उससे कहता है मैंने तुम्हें कितनी दफा समझाया है कि गेम्स के घर असर नहीं होते, बस आज से तुम्हारा गेम खेलना बंद। हाइन फिंगशू से कहने लगा कि तुम टेंशन मत लो, कुछ अच्छे घर मेरी नजर में हैं, चलो हम उन्हें देखते हैं। जब मूवी आगे बढ़ी तो हाइन ने अपनी फैमिली को एक घर दिखाया जो कि फिंगशू को बहुत ज्यादा अच्छा लगा। फिंगशू हाइन से कहती है कि ये घर काफी बड़ा है और देखो फर्निश्ड भी है, इसका रेंट बहुत ज्यादा होगा। हाइन कहता है कि नहीं, इतना ज्यादा भी नहीं है, सिर्फ 1500 युआन में हम यहाँ पर रह सकते हैं, जिस पर फिंगशू को कुछ शक होने लगा। फिंगशू कहने लगी कि क्या यहाँ पर कोई भूत प्रेत रहते हैं। तभी हाइन उसको बताता है कि एक्चुअली ये मेरे बॉस का घर है और हमारे बॉस को यह ऑब्सेशन है कि वो सभी एम्प्लॉयज को इस तरह का घर देते हैं, लेकिन उनकी कंडीशन है कि इसमें सिंगल लोग या सिर्फ बच्चे नहीं रहेंगे और इस तरह के घरों में रहने वाले एम्प्लॉय के कम से कम 1 से ज्यादा बच्चे होने चाहिए। देखो हमारा परफेक्ट मैच इनके साथ किस तरह मिलता है। ये सुनकर फिंगशू काफी खुश हो गई और कहने लगी कि आज मैं अपने नए घर में खाना बनाऊंगी। पर हाइन और बच्चे भी उसकी हेल्प के लिए आगे बढ़ गए। वो सभी नए घर की सेटिंग करने में बिजी थे और बहुत ज्यादा खुश थे। सेटिंग के बाद फिंगशू खाना तैयार करके डाइनिंग टेबल पर सर्व करती है। फिंगशू बच्चों को खाना सर्व कर रही थी, लेकिन जब हाइन ने खाने के लिए हाथ बढ़ाया तो फिंगशू उससे कहती है कि रुको, पहले बच्चों को अच्छे से खाने दो, ये बच्चों की ग्रोइंग एज है और इस एज में बच्चों को ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। फिंगशू की बात समझने के बाद जब हाइन वेजिटेबल्स खाने लगा तो फिंगशू उससे कहती है कि सब्र करो, बच्चे खाना खा ले, उसके बाद मैं तुम्हें बहुत जबरदस्त नूडल्स बनाकर देने वाली हूँ। जो कि खाना खाने के बाद फिंगशू हाइन को नूडल्स बनाकर दे चुकी थी, जो कि बहुत ही जबरदस्त थे। हाइन ने उसके खाने की तारीफ की और उससे पूछने लगा कि तुम इतनी अच्छी कुकिंग कैसे कर सकती हो। फिंगशू उसे बताने लगी कि सिर्फ कुकिंग ही नहीं बल्कि मैं इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग और लॉक्स रिपेयर करना भी एक ही दफा में कर लेती हूँ। मेरी मॉम की डेथ काफी पहले हो चुकी थी, उनके मरने के बाद बाबा ने दूसरी शादी कर ली और मेरी स्टेप मॉम काफी एब्यूजिव थी। जब हालात सख्त हो तो आप बहुत कुछ करना सीख लेते हैं। इससे पहले कि खाना खाने के बाद फिंगशू डिशेस धोने के लिए उठती, हाइन उसे कहता है कि तुम बैठ जाओ, तुम थक चुकी हो, मैं कर लेता हूँ। नेक्स्ट सीन में फिंगशू अपने ऑफिस के लिए निकलने ही वाली थी कि उनका मैनेजर वहाँ पर अपार्टमेंट को इंस्पेक्ट करने के लिए पहुँच चुका था। फिंगशू उससे एक दफा फिर अपने कमीशन के बारे में पूछती है, तभी मैनेजर उसको हैरास करने लगा। फिंगशू उसकी वीडियो बनाने लगी और उससे कहती है कि अगर तुम एक कदम भी आगे बढ़े तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, मेरे हस्बैंड आने वाले हैं और वो तुम्हारी हड्डी पसली एक कर देंगे। मैनेजर कहता है मुझे अपने हस्बैंड से मत डराओ, मैं सुन चुका हूँ कि वो एक गरीब ड्राइवर है। मैनेजर फिंगशू को डराने लगा कि अगर तुमने मेरा कहा ना माना तो तुम्हारी जॉब चली जाएगी। वो मजीद आगे बढ़ता इससे पहले ही वहाँ पर हाइन पहुँच चुका था, जो उसको हिट करके कहता है कि कितनी अच्छी बात है, तुम फॉर्च्यून्स को भी प्रिडिक्ट कर लेते हो, लेकिन मुझे बताने दो कि मैं भी फॉर्च्यून्स को प्रिडिक्ट कर सकता हूँ और तुम्हें बता देता हूँ कि कुछ ही टाइम में तुम्हारी कंपनी तुम्हें फायर कर देगी। हाइन फिंगशू से कहता है कि मुझे कॉल आ रही है, मैं कॉल अटेंड करके वापस आता हूँ। मैनेजर फिंगशू से कहता है कि तुम अपनी जॉब से हाथ धो चुकी हो और इतने में मैनेजर को कंपनी से कॉल आती है कि हम तुम्हें कंपनी से फायर करते हैं, इसलिए आइंदा मत आना। इतने में पुलिस वहाँ पर आकर मैनेजर को अपने साथ ले जाती है। हाइन वहाँ आया तो फिंगशू ने उसको हक कर लिया
गया और उससे पूछने लगी कि क्या तुम वाकई फॉर्च्यून्स को प्रिडिक्ट कर सकते हो? अगर ऐसा है तो प्लीज मुझे बताओ, क्या मुझे मेरे 1 लाख युआन मिल जाएंगे? कुछ देर सोचने के बाद हाइन उसे कहता है कि हाँ, तुम्हें तुम्हारा बोनस जरूर मिलेगा, बल्कि तुम्हें तुम्हारा बोनस मिल चुका है। फिंगशू जब अपने फोन को देखती है तो उसको पैसे रिसीव हो चुके थे, जिस पर वो काफी हैरान हुई। फिंगशू की खुशी देखकर हाइन उससे कहता है कि सिर्फ 1 लाख युआन के लिए तुम इतना खुश हो रही हो? फिंगशू से कहती है कि ये सिर्फ 1 लाख युआन नहीं बल्कि 100,000 युआन है, और बातें तो तुम ऐसे करते हो जैसे बीजिंग का सबसे अमीर इंसान हो। नेक्स्ट सीन में हाइन शॉवर लेकर निकला तो उसकी टक्कर फिंगशू से हो गई। फिंगशू उसको सॉरी बोलकर वहाँ से चली गई, लेकिन मन ही मन में सोच रही थी कि इसकी बॉडी कितनी अच्छी है। 2 बच्चे होने के बावजूद भी इसने अपने आप को कितना मेंटेन रखा हुआ है। हाइन उससे पूछता है कि क्या तुम अभी तक सोई नहीं? तभी फिंगशू कहती है कि हाँ, मैं बस सोने ही जा रही थी, लेकिन जाते हुए उन दोनों की एक दफा फिर टक्कर होती है। जबकि दूसरी तरफ कई और उसकी सिस्टर सोच रहे थे कि उनके बाबा को फ्लर्ट करना बिल्कुल भी नहीं आता और इनका कभी कुछ नहीं बनने वाला। कई अपनी सिस्टर से कहता है कि अब जो भी है हम दोनों को ही करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे बाबा इस काम में बिल्कुल जीरो है। तभी वो दोनों फिंगशू और हाइन के पास जाकर कहते हैं कि हमें आप दोनों के साथ सोना है, क्योंकि हमें अकेले में बहुत डर लगता है। नेक्स्ट सीन में फिंगशू हाइन और उसके बच्चों के साथ मास्टर बेडरूम में मौजूद थी। हाइन फिंगशू से कहता है कि तुम टेंशन मत लो, ये जब सो जाएंगे तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। लेकिन बच्चों के सोने से पहले ही हाइन वहाँ पर सो चुका था। तभी बच्चे उसका ब्लैंकेट लेकर वहाँ से चले गए और कहने लगे कि देखना, जब डैड को ठंड लगेगी तो वो मॉम को हक कर लेंगे। रात काफी बीत चुकी थी, लेकिन जब फिंगशू की आंख खुली तो उसने देखा कि वो हाइन के बहुत करीब है। इससे वो कुछ अमेज हो गई, लेकिन जल्द ही उसकी नजर हाइन के चेस्ट पर पड़ी, जहाँ पर एक निशान मौजूद था, जिस पर वो सोचती है कि 5 साल पहले जिस आदमी के साथ मैंने रात बिताई थी उसकी चेस्ट पर भी ऐसा ही निशान था। इतने में हाइन की आंख खुल चुकी थी और वो उससे पूछने लगा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो बच्चों के साथ सोया था, तुम्हें किसने इजाजत दी है कि तुम मेरे बेड तक आओ? फिंगशू से कहने लगी कि ठीक है कि तुम्हारे एब्स बहुत इंप्रेसिव हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हारा जो जी में आए बोलते जाओ। तुम पहले ये देख लो कि तुमने किसका ब्लैंकेट पहना हुआ है। हाइन कहता है कि ये सब कुछ यकीनन कई का किया धरा है, आज उसको मुझसे कोई नहीं बचा सकता। फिंगशू उसको समझाने लगी कि तुम कई को कुछ भी नहीं कहोगे, अगर मैं तुम्हारे बेड तक आ भी गई तो तुम मेरे लेजिटिमेट हस्बैंड हो, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। फिंगशू बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए चली गई। तभी हाइन सोचता है कि ये मैट्रेस बहुत हार्ड है, मुझे यकीनन एक अच्छा क्वालिटी मैट्रेस मंगवाना चाहिए। जब मूवी आगे बढ़ी तो हाइन के ऑर्डर करने पर मैट्रेस पहुंच चुका था। तभी फिंगशू उससे पूछती है कि मैट्रेस कहाँ से आया। हाइन उसे बताता है कि ये मैट्रेस दरअसल कोई बाहर फेंक कर जा रहा था, मुझे अच्छा लगा तो मैं इसको उठाकर ऊपर ले आया, जिस पर फिंगशू काफी खुश हो गई और कहने लगी कि तुमने बहुत अच्छा किया जो ये मैट्रेस उठाकर ऊपर ले आए। इसी दौरान कई अपनी सिस्टर से कहता है कि हमारी न्यू मॉम बहुत भोली है, इनको कोई भी आराम से बेवकूफ बना सकता है। तभी फिंगशू की नजर हाइन की घड़ी पर पड़ती है। वो हाइन से पूछती है कि तुमने रोलेक्स की वॉच पहनी हुई है, जो कि बहुत ज्यादा महंगी है। ऐसी वॉचेस तो हमारी कंपनी के टॉप क्लाइंट्स पहनते हैं, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? हाइन उसे कहता है कि ये ओरिजिनल नहीं है, ये फेक है और मैंने किसी स्टॉल से सिर्फ 50 बक्स में ली है, जिससे फिंगशू काफी इंप्रेस हो गई और उसे कहने लगी कि मुझे इस तरह की एक नहीं बल्कि मुझे इस तरह की 10 वॉचेस ला दो, क्योंकि मैं अपने सभी फ्रेंड्स को ये गिफ्ट करके उन्हें इम्प्रेस करना चाहती हूँ। हाइन उसे कन्विंस करता है कि अपनी फ्रेंड्स को इस तरह फेक चीज गिफ्ट करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिंगशू तो जैसे अपनी बात पे डट ही गई थी, जिस पर हाइन काफी परेशान हुआ। नेक्स्ट सीन में फिंगशू अपने ऑफिस में बच्चों के साथ मौजूद थी। उसने बच्चों को पैसे देकर कहा कि तुम जाकर अपने लिए आइसक्रीम खरीद लो। तभी उसकी नजर एक न्यू क्लाइंट पर पड़ती है। फिंगशू जब उस क्लाइंट को डील करने के लिए गई तो उसने देखा कि वो कोई और नहीं बल्कि उसकी स्टेप सिस्टर फोन्च है, जो कि उसको बुली कर रही थी और कहने लगी कि देखो, हमारे बाहर निकालने के बाद तुम एक सेल्स गर्ल बन गई, तुम्हें बहुत अफसोस होता होगा अपने आप को इस तरह देखकर। अब तो तुम्हें पछतावा हो ही गया होगा कि तुमने हमारी फैमिली के साथ ताल्लुक तोड़कर अच्छा नहीं किया। और साथ ही कहने लगी कि तुम जानती हो डैड ने मुझे $2 मिलियन की लग्जरी कार गिफ्ट की है। फिंगशू से कहती है कि तुम्हारी पर्सनल डिटेल्स जानने में मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, अगर तुम्हें कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदी तो वो रास्ता है यहाँ से सीधे बाहर चली जाओ। इस पर फोन्च उसे कहने लगी कि अब तो मैं प्रॉपर्टी जरूर खरीदूंगी, बल्कि मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे पर्सनली सर्व करो। इस सीन में फिंगशू फोन्च के साथ उसको घर दिखाने के लिए पहुंच चुकी थी। फोन्च उसे कहती है कि इस बाथरूम का टॉयलेट कितना पुराना है। तभी फिंगशू उसको कहती है कि हमने रिसेंटली इसकी रेनोवेशन करवाई है, अगर आपको ये टॉयलेट अच्छा नहीं लगता तो हम इसको भी चेंज करवा देंगे। इस पर फोन्च उसे कहती है कि देखो, मेरा ब्रेसलेट टॉयलेट में गिर गया, मुझे जल्दी से उठा कर दे दो। फिंगशू से कहती है कि मैं ऐसा नहीं करूंगी, क्योंकि तुम जानती हो कि ये तुम जानबूझकर कर रही हो। इस पर फिंगशू से कहती है कि अगर तुमने मुझे ये उठाकर ना दिया तो मैं तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगी कि तुम्हारे घर में मेरी प्रॉपर्टी गुम हो गई। ये सुनने के बाद फिंगशू ना चाहते हुए भी अपना हाथ टॉयलेट में डालकर उसका ब्रेसलेट ढूंढने लगी। तभी वो उसको कहती है कि रुको जरा, मुझे लगता है मेरा ब्रेसलेट मेरे पर्स में मौजूद है। फिंगशू जानती थी कि फोन्च ये सब उसको तंग करने के लिए कर रही है। तभी उससे पूछती है कि अच्छा मुझे बताओ, तुम्हें ये अपार्टमेंट कैसे लगा?
ये हमारे पास मौजूद बेहतरीन अपार्टमेंट्स में से एक है जो हम सिर्फ अपने VIP क्लाइंट्स को दिखाते हैं। इसकी कीमत थोड़ी ज्यादा है, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पास काफी पैसा है। तुम्हारे डैड अगर तुम्हारे लिए 2 मिलियन युआन की कार खरीद सकते हैं तो 12 मिलियन युआन का घर भी उनके लिए कोई मसला नहीं होगा। फोंच कहती है कि नहीं नहीं, 12 मिलियन युआन बहुत ज्यादा है, मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकती। तभी फिंगशू उसकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देती है और कहती है कि मैं भी अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली को बताऊं कि तुम कितना बड़ा घर खरीदने वाली हो। फोंच उसे रोकती है और कहती है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है। तभी फिंगशू कहती है कि ठीक है, मुझे ये भी अपडेट करने दो कि तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं है। उसकी इस बात पर फोंच न चाहते हुए भी वो घर खरीदने के लिए राजी हो चुकी थी। वापस कंपनी पहुंचकर फिंगशू से डॉक्यूमेंट साइन करवाती है। फोंच काफी गुस्से में थी। वहाँ से जाते हुए वो कई की सिस्टर को धक्का देकर नीचे गिरा देती है। देखकर फिंगशू को बहुत गुस्सा आने लगा और वो पूछती है कि तुम एक छोटी बच्ची के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। फोंच फिंगशू से कहती है कि तुम्हारे बच्चों की मेरी नजर में कोई अहमियत नहीं है, और ये कहते हुए उसने कई को भी धक्का दे दिया। लेकिन अब तो जैसे फिंगशू की बस ही हो चुकी थी। वो बच्चों को वहाँ से भेजने के बाद पुलिस को कॉल करती है। फोंच उसे कहने लगी क्या तुम्हारे बच्चे सोने के बने हुए हैं जो एक जरा से धक्के के लिए तुमने पुलिस को कॉल कर दी। तभी फिंगशू को कहती है कि मैंने कॉल तुम्हारे लिए की है, तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे बच्चों को टच करने की। और इसके साथ ही फिंगशू ने तो जैसे फोंच का हुलिया बिगाड़ के रख दिया। जब हाइन वहाँ पहुंचा तो उसने फोंच को काफी खराब हालत में देखा। ये देखकर वो काफी हैरान हुआ। तभी उसका मैनेजर उसको कहता है कि सर आपको तो काफी सावधान रहना चाहिए, आपको अपनी वाइफ की नाराजगी काफी महंगी पड़ सकती है। तभी हाइन ने फिंगशू को देखा जो कि फोंच की दुर्गत बनाने के बाद बच्चों के साथ अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट कर रही थी। हाइन मैनेजर से कहता है कि यहाँ के सारे कैमरास का रिकॉर्ड डिलीट करवा दो, मैं नहीं चाहता कि फिंगशू किसी भी ट्रबल में आए। हाइन फिंगशू के पास जाता है तो फिंगशू उसको सॉरी बोलती है कि मेरी वजह से तुम्हारी बच्चों को इन सब का सामना करना पड़ा। तभी कई अपने डैड को बताता है कि आप टेंशन मत ले, हमने उस मॉन्स्टर को अच्छा सबक सिखाया है। और साथ ही फिंगशू हाइन को ये बैड न्यूज देती है कि इस तरह इम्पल्सिव एक्ट करने की वजह से कंपनी ने मुझे जॉब से निकाल दिया है। हाइन उसे कहता है कि तुम परेशान मत हो, भले मैं सिर्फ एक ड्राइवर हूँ लेकिन मैं ड्राइविंग भी एक बड़ी कंपनी के लिए करता हूँ। हाइन ने अपना सैलरी कार्ड फिंगशू को दे दिया और उसे कहने लगा कि इस फैमिली की सारी जिम्मेदारियां मेरे सर पर हैं, इसलिए तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। नेक्स्ट सीन में हाइन अपने घर पे मौजूद डाइनिंग टेबल साफ कर रहा था। तभी उसकी नजर फिंगशू के बनाए हुए डूडल्स पर बनी और वो पूछने लगा कि ये सब क्या है। फिंगशू उसे बताती है कि एक्चुअली जब मैं फ्री होती हूँ तो फिर मैं डिजाइनिंग करती हूँ। उसकी इतनी इंप्रेसिव डिजाइनिंग स्किल्स देखने के बाद हाइन उससे पूछता है कि अगर तुम डिजाइनिंग में इतनी ही बेहतरीन थी तो तुम्हें रियल एस्टेट में काम करने की क्या जरूरत है, तुम्हें डिजाइनिंग स्टडी करनी चाहिए थी। फिंगशू कहती है कि तुम बात तो ऐसे करते हो जैसे बीजिंग के सबसे अमीर इंसान हो। चलो मैं तुमसे पूछती हूँ कि तुम क्यों एक ड्राइवर बने। उसकी बात पर हाइन हंसने लगा और उससे कहता है कि मैंने सुना है YD कंपनी एक डिजाइन असिस्टेंट को हायर कर रही है, तुम्हें वहाँ पर जरूर अप्लाई करना चाहिए। ये सुनने के बाद तो फिंगशू खुशी से उछलना शुरू हो गई। तभी हाइन अपने मैनेजर को कॉल करके कहता है कि हमारे ग्रुप के अंडर जो YD कंपनी काम कर रही है उसमें एक डिजाइन असिस्टेंट की पोस्ट को खाली करवा दो। मैनेजर हाइन से कहता है कि ठीक है मैं ऐसा ही करूंगा, वैसे मैं आपको कॉल करने वाला था क्योंकि रियल एस्टेट के मिस्टर जू आपसे मिलना चाहते हैं। हाइन कहता है कि ठीक है मैं उससे मिलने चला जाऊंगा। जबकि दूसरी तरफ फिंगशू अपनी फ्रेंड को कॉल करके बताती है कि मुझे एक पार्ट टाइम जॉब की जरूरत है क्योंकि मेरे हस्बैंड अकेले पूरी फैमिली को मैनेज नहीं कर सकते, इस तरह से उनपे बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाएगा। उसकी फ्रेंड ने उसको बताया कि स्टार शाइन क्लब में एक पार्ट टाइम सर्वर की जरूरत है, तुम्हें वहाँ पर जरूर जाना चाहिए। फिंगशू कहने लगी कि ठीक है मैं वहाँ जरूर जाऊंगी। नेक्स्ट सीन में हाइन मिस्टर जू और उनके बाकी पार्टनर्स के साथ क्लब में मौजूद था। तभी फिंगशू जो वहाँ पर वाइन सर्व करने आई थी उसको देख चुकी थी। फिंगशू को वहाँ देखकर हाइन भी गड़बड़ा चुका था। वो उठने ही लगा कि उसके पैंट पर वाइन गिर गई जो कि उसके पार्टनर साफ करने लगे। हाइन फिंगशू को लेकर बाहर आया तो फिंगशू उससे पूछने लगी कि इतने बड़े कंपनी के एग्जीक्यूटिव तुम्हारे साथ ड्रिंक क्यों कर रहे थे। हाइन उसे बताता है कि एक्चुअली ये लोग मुझे अपने साथ वाइन पीने के पैसे देते हैं, तुम जॉबलेस हो इसलिए मैं इनके साथ अच्छा समय बिताकर इस तरह पैसे कमा लेता हूँ। फिंगशू सोचती है कि ये अमीर लोग अपनी खुशी के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं, लेकिन तभी उसके माइंड में क्लिक हुआ तो वो पूछने लगी कि अगर ऐसा ही है तो वो एग्जीक्यूटिव इस तरह पर्सनली तुम्हारी पैंट वाइप क्यों कर रहा था। हाइन को जब और कुछ न सूझी तो वो कहने लगा कि वो मेरी पैंट वाइप नहीं कर रहा था, वो सिर्फ मुझे टच कर रहा था, वो मेरे साथ फ्रेश फील करना चाहता था। लेकिन ये सुनने के बाद तो जैसे फिंगशू का खून ही खोलने लगा। वो कहने लगी कि ये उल्लू के पट्टे वाकई किसी भी हद तक चले जाते हैं, मैं इनको छोड़ूंगी नहीं। अंदर पहुंचकर फिंगशू पूछने लगी कि तुम में से वो कौन है जिसने मेरे हस्बैंड को ड्रिंक के लिए फोर्स किया। वो एग्जीक्यूटिव के पास पहुंचकर पूछती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे हस्बैंड को फोर्स करने की। अगर तुम उसको फोर्स कर सकते हो और वो तुम्हारे लिए ड्रिंक ले सकता है तो मैं भी उसके लिए ड्रिंक ले सकती हूँ। ये बोलने के बाद वो काफी सारी वाइन ले चुकी थी और फिर एग्जीक्यूटिव से कहती है कि ठीक है अगर एक दफा ड्रिंक लेने की तुम 1000 बक्स देते हो तो जल्दी से मुझे मेरी रकम दो। एग्जीक्यूटिव उसको रकम देता है जिस पर वो कहती है कि आज तो तुम बच गए, अगर आइंदा तुमने मेरे हस्बैंड को बुली किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जबकि उसके जाने के बाद हाइन एग्जीक्यूटिव से कहता है कि ये सब माइंड मत करना, बस अपने साथ मेरी डील डन समझो। जबकि क्लब से निकलने के बाद फिंगशू तो जैसे किसी और ही दुनिया में चली गई थी, उसे अपनी कोई होश नहीं थी। गिरते पड़ते वो एक जगह पर बैठ गई। तभी हाइन उसको पानी पिलाने लगा और उसे कहता है कि आइंदा के बाद तुम कभी ड्रिंक
ड्रिंक नहीं करोगे, जिस पर फिंगशू उससे कहती है कि तुम ये मत पूरा, ये ड्रिंक मैंने तुम्हारे लिए ली थी। वो हाइन के करीब जाकर उसको किस करती है। फिंगशू हाइन से कहती है कि मुझे बहुत भूख लग रही है, प्लीज मुझे कुछ खाने को ला दो। हाइन उसके लिए कुछ खाने को लाता है। इससे पहले ही हाइन को कॉल आ चुकी थी। हाइन अपनी कॉल पर बात कर रहा था, इतने में एक डॉग वहाँ पर आकर फिंगशू को प्यार करता है। नेक्स्ट सीन में फिंगशू सुबह उठ चुकी थी। हाइन उसके लिए हैंगओवर सूप लाने के बाद उसे कहता है कि मैं नाश्ता लगा चुका हूँ, तुम जल्दी से आके ब्रेकफास्ट कर लो। फिंगशू पूछती है कि आज तो तुम मेरा कुछ ज्यादा ही ख्याल रख रहे हो, क्या सब ठीक है? हाइन उसे कहता है मुझे लगता है कि कल रात की सारी बातें तुम्हें भूल चुकी हैं। तभी फिंगशू कुछ याद करने के बाद कहती है कि हाँ मुझे कुछ याद आ रहा है। मेरा तो सोच के ही दिल खराब हो रहा है कि कल रात एक डॉग ने मुझे किस की। ये सुनकर हाइन काफी डिसअपॉइंट होता है और उसका सूप पीने के बाद कहता है कि तुम अपना नाश्ता भी खुद ही बनाओ। नेक्स्ट सीन में फिंगशू अपने ऑफिस जाने के लिए रेडी थी। तभी हाइन उसे कहता है कि रुको मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। फिंगशू कहती है कि क्या ये अच्छी बात है कि तुम अपनी कंपनी की कार यूज करो। इतने में हाइन का मैनेजर वहाँ पहुँच चुका था, जो हाइन से कहता है कि बॉस प्लीज मुझे माफ कर दे, ट्रैफिक की वजह से मैं कुछ लेट हो गया। इस पर फिंगशू को काफी हैरानी हुई और वो हाइन से पूछती है कि ये असिस्टेंट होने के बावजूद तुम्हें बॉस बुला रहा है, जबकि तुम एक ड्राइवर हो, ये ऐसा क्यों कर रहा है? हाइन के इशारा करने पर मैनेजर सिचुएशन को समझ चुका था। तभी वो कहता है कि भले मैं सिर्फ प्रेसिडेंट का असिस्टेंट हूँ, लेकिन मैं मैनर्स पे बहुत यकीन रखता हूँ, जिससे फिंगशू से काफी इम्प्रेस होती है। मूवी आगे बढ़ती है तो फिंगशू अपने ऑफिस पहुंच चुकी थी, जहां पर वो खुद को इंट्रोड्यूस करवाती है। तभी वहां पर पहले से मौजूद फोन्च उसके पास आती है और उससे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारी औकात एक रियल एस्टेट एजेंट जितनी है और तुम्हें लगता है कि तुम मेरे साथ एक ही ऑफिस में काम करोगी, यह नहीं हो सकता। तभी फिंगशू से कहती है कि ठीक है, अगर तुम नहीं चाहती तो यहाँ से बाहर निकल जाओ, क्योंकि तुम्हारे लिए मैं अपनी जॉब खराब नहीं करूंगी। फोन्च से कहती है कि ठीक है, अगर तुम्हें डिजाइनिंग का इतना ही शौक है तो ये लो मिस्टर टैंक की फाइल, वो हमारे मेजर क्लाइंट है और आज से उन्हें तुम्हें डील करोगी। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि उनके बहुत नखरे हैं, लेकिन मैं तुम्हें वार्निंग भी देती हूँ कि अगर तुमने उन्हें नाराज कर दिया तो अपनी चीजें पहले से ही पैक करके यहाँ से निकलने की तैयारी कर लेना। फिंगशू के वहाँ से जाने के बाद फोन्च सोचती है कि मिस्टर टैंक एक बहुत ही मुश्किल क्लाइंट है, मैं जानती हूँ कि ये उन्हें कभी भी हैंडल नहीं कर पाएगी। जबकि दूसरी तरफ मिस्टर टैंक फिंगशू का डिजाइन देखने के बाद उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो चुके थे और उसकी बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे थे। फिंगशू ने कहती है कि एक्चुअली मैं काम करने से पहले रेड वाइन लेती हूँ और रेड वाइन लेने के बाद मुझे बहुत अच्छे आइडियाज आते हैं। और क्या आप जानते हैं कि मेरे घर पे रेड वाइन की काफी वैरायटी मौजूद है। तभी फोन्च उसे कहती है कि ठीक है, अगर ऐसा ही है तो तुम मिस्टर टैंक को अपने घर पे इनवाइट क्यों नहीं करती। फिंगशू बात को टालने के लिए कहती है कि मिस्टर टैंक एक बहुत ही बिजी इंसान है, लेकिन मिस्टर टैंक कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं जरूर आपके साथ आपके घर चलूंगा। मरते क्या ना करते फिंगशू उससे कहने लगी कि ठीक है, मैं अपने हस्बैंड को कॉल करके इन्फॉर्म कर दूं। तभी वो कई को कॉल करके कहती है कि मेरे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं, लेकिन जब हम घर पहुंच जाए तो तुम घर के अंदर ही रहना और दरवाजा बिल्कुल भी मत खोलना, क्योंकि घर की हालत बहुत खराब है। लेकिन कई भी अपने नाम का एक था, उसने सर्वेंट्स को बुलाकर पूरे घर की सेटिंग चेंज करवाई, वहाँ पर काफी एंटीक्स डिजाइन और पेंटिंग्स डिस्प्ले करवाई और इसके साथ साथ उसने रेड वाइन की एक बहुत ही यूनिक वैरायटी भी वहाँ पर सजा दी थी। कि दूसरी तरफ फिंगशू मिस्टर टैंक और बाकी कोलीग के साथ घर पहुँच चुकी थी, लेकिन उसके प्लान के ऑपोजिट बच्चे दरवाजा खोल देते हैं। घर में इंटर होते ही घर की सेटिंग देखकर फिंगशू काफी हैरान होती है। फोन्च फिंगशू से कहती है कि मैं जानती हूँ जितनी भी पेंटिंग तुमने डिस्प्ले की है ये सभी फेक हैं और वैसे भी तुम्हें चाहिए कि मिस्टर टैंक को अपनी रेड वाइन की वैरायटी दिखा दो। तभी कई मिस्टर टैंक को अपनी रेड वाइन की कलेक्शन दिखाता है, जिससे वो काफी इम्प्रेस होते हैं और सबको बताते हैं कि ये सारी बॉटल्स ओरिजिनल हैं। फिंगशू बच्चों से पूछती है कि ये सब तुम लोगों ने कैसे किया। तभी कई उसको बताता है कि मैं अपनी सिस्टर को लेकर सुपरमार्केट गया था, लेकिन मेरी एंट्री के साथ ही उनके 1000 कस्टमर्स पूरे हो चुके थे, इसलिए हमारा तो जैसे जैकपॉट ही लग गया और ये सारी चीजें हमें फ्री में मिली है। डाइनिंग टेबल पर मौजूद सभी गेस्ट अपना फूड एंजॉय कर रहे थे। जब फिंगशू की एक कोलीग उसको मैंगो केक ऑफर करती है तो फिंगशू ने उसको बताया कि नहीं, मुझे मैंगो से एलर्जी है, इसलिए मैं स्ट्रॉबेरी केक खाना पसंद करूंगी। लेकिन फिंगशू के वहाँ से जाने के बाद फोन्च उसका स्ट्रॉबेरी केक मैंगो केक से चेंज कर चुकी थी, जिसको कई और उसकी सिस्टर ने खा लिया। केक खाने के बाद दोनों बच्चों की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, क्योंकि उन दोनों को भी फिंगशू की तरह मैंगो केक से एलर्जी थी। इस सब से फिंगशू बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। वो दोनों बच्चों को लेकर हॉस्पिटल पहुंची। तभी उसको डॉक्टर कहते हैं कि इतना परेशान होने वाली कोई बात नहीं, इनको सिर्फ एलर्जी हुई थी, ये ठीक हो जाएंगे। बच्चों की बीमारी का सुनकर हाइन वहाँ पहुंचा तो डॉक्टर, जो कि उसका फ्रेंड भी था, उसे बताने लगा कि तुम्हारी वाइफ तुम्हारे बच्चों को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है। वो ऐसी लड़की बिल्कुल भी नहीं जो पैसों की खातिर शादी करे, इसलिए बेहतर होगा कि तुम जल्द अज जल्द अपनी वाइफ के सामने अपनी रियल आइडेंटिटी को रिवील कर दो। हाइन उसकी बात समझ चुका था। तभी वो सीधा फिंगशू के पास जाता है। फिंगशू उसको देखते ही उससे कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि बच्चों को मैंगो से एलर्जी होगी। हाइन उसे कहता है कि तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, मुझे पहले ही तुम्हें इनकी सब एलर्जीज के बारे में बता देना चाहिए था। तभी वो फिंगशू से कहता है कि मैं तुमसे कोई जरूरी बात करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं एक एवरेज इंसान बिल्कुल भी नहीं, बल्कि तुम अक्सर मुझे फाइनेंस मैगजीन, टीवी या फिर सोशल मीडिया में देख भी चुकी होगी।
फिंगशू पूछती है कि क्या तुम कोई वांटेड क्रिमिनल हो। हाइन अपनी बात फिंगशू को एक्सप्लेन करता, तभी फिंगशू की फ्रेंड वहाँ पर आ जाती है और वो फिंगशू से कहती है कि तुम्हें आइडिया भी है जिस कंपनी में तुम काम कर रही हो वो मू फैमिली के अंडर है और मू फैमिली का लड़का हाइन मू चिन ही इस कंपनी का सीईओ है। जिस पर फिंगशू कहती है कि मुझे उस लड़के से बहुत नफरत है। ये सुनकर हाइन काफी हैरान होता है और वो फिंगशू से कहता है कि ऐसा भी नहीं है, वो एक बहुत जबरदस्त एंटरप्रेन्योर है, वो बीजिंग का सबसे अमीर इंसान है। लेकिन फिंगशू से कहती है कि बस कर दो, मैं उस लड़के के बारे में एक लफ्ज भी नहीं सुनना चाहती। खैर तुम बताओ, तुम कोई बात बता रहे थे। लेकिन हाइन कहता है कि नहीं, कुछ नहीं, बस मैं जा रहा हूँ यहाँ से। नेक्स्ट सीन में फिंगशू अपने ऑफिस में मौजूद थी, तभी फोन एक पेंटिंग लेकर उसके पास आई और उसे बताने लगी कि एक क्लाइंट ने ये मिस्टर मू के लिए भेजी है। ये ओरिजिनल पेंटिंग है और उसकी वर्थ मिलियन ऑफ युआन है, इसलिए तुम्हें इसके साथ बहुत सावधान रहना होगा। ये पेंटिंग मिस्टर मू तक पहुँचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं तुम्हें देती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एडवांस में बता दूं कि अगर जरा भी गड़बड़ हुई तो इसकी पेमेंट तुमसे ली जाएगी, जो कि बहुत ज्यादा है। फिंगशू पेंटिंग लेकर मिस्टर मू की तरफ जा रही थी कि रास्ते में एक आदमी उसकी कार से टकरा जाता है। फिंगशू देखती है कि उसकी गर्दन से खून आ रहा है, लेकिन वो समझ चुकी थी कि ये सब कुछ एक धोखा है। फिंगशू ने उस आदमी का फोन लेकर दूर फेंका तो वो आदमी अपना फोन लेने के लिए भागा। तभी फिंगशू कहती है कि मैं जानती थी कि ये सब एक नाटक है। इस सब में उलझी हुई फिंगशू को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि फोन ने उसकी पेंटिंग डिस्ट्रॉय कर दी है। गाड़ी में बैठते ही फिंगशू ने कई को मैसेज किया कि मेरा सामना एक स्कैमर से हुआ है, मैंने तो उसको अच्छे से निमट लिया है, लेकिन तुम लोग सावधान रहना। जबकि दूसरी तरफ हाइन अपने पेरेंट्स के साथ मौजूद था। कई की सिस्टर ने वॉइस प्ले की तो उसके पेरेंट्स उससे फिंगशू के मुतालिक पूछने लगे। उसके डैड उसे कहते हैं कि तुमने शादी कर ली और हमें बताया भी नहीं, तुम जानते हो कि तुम सिंगल हो, इस बात को लेकर हम कितने परेशान थे। उसकी मॉम कहती है कि चलो इसको तो रहने दो, अब ये बताओ कि हमारी बहू को हमसे मिलवाने के लिए तुम शंघाई ला रहे हो या बीजिंग, या फिर वो अमेरिका आएगी हमसे मिलने। इतने में वहाँ पर फिंगशू आ गई, जिसके आने का सुनकर हाइन की मॉम पैनिक करने लगी और कहती है कि देखो जरा, मेरी बहू मुझसे पहली दफा मिलने लगी है और उसको देने के लिए घर में सिर्फ 5-10 लाख युआन कैश मौजूद है, तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। तभी हाइन उसे कहता है कि आप परेशान मत हो, वो नहीं जानती कि हम इतने अमीर हैं, बल्कि उसको लगता है कि मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ, इसलिए आप दोनों भी प्लीज अपना हुलिया चेंज कर लें और मेरे साथ ही इस रोल को प्ले करते रहें। दरवाजा खुलने पर जब फिंगशू हाइन और उसके बच्चों को यहाँ पर देखती है तो वो पूछती है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। तभी हाइन उसको बताता है कि एक्चुअली मैं मू फैमिली का ही ड्राइवर हूँ। जब फिंगशू की मुलाकात हाइन के पेरेंट्स से हुई तो हाइन उसको बताने लगा कि मेरी मॉम उनकी सर्वेंट है, जबकि मेरे डैड मू फैमिली के शेफ हैं। हाइन फिंगशू को बताता है कि हमारी फैमिली पिछली 3 जनरेशन से मू फैमिली के यहाँ काम कर रही है। हाइन के बच्चे इस सबको बहुत इंजॉय कर रहे थे, जबकि उसके पेरेंट्स फिंगशू से मिलकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। तभी उसकी मॉम उसको कहती है कि चलो मेरी तुम्हारे साथ फर्स्ट मुलाकात है, मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हें कोई अच्छा सा गिफ्ट दूं। हाइन की मॉम फिंगशू को एक एमरल्ड ब्रेसलेट देती है, जिस पर फिंगशू कहती है कि मैं इसको नहीं ले सकती क्योंकि ये आपका नहीं बल्कि मू फैमिली का है। तभी हाइन कहता है कि एक्चुअली ये हमारी एक्टिविटी है, जब भी हम सब अपने काम से थक जाएं तो हम मू फैमिली के कैरेक्टर होने की एक्टिंग करते हैं और हम इस रोल्स को बहुत इंजॉय करते हैं। फिंगशू कहने लगी कि ठीक है, मैं तुम सबकी बात समझ गई, मैं भी ऐसे ही करती थी। जब मैं अपने रेंट के घर में रहती थी तो जब भी मैं फ्री होती थी मैं किसी अमीर इंसान की वाइफ होने की एक्टिंग करती थी। हाइन फिंगशू से पूछता है वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो। तभी फिंगशू उसको बताती है कि एक्चुअली मू फैमिली को किसी क्लाइंट ने एक बहुत ही अच्छी पेंटिंग गिफ्ट की थी, मैं यहाँ पर वो गिफ्ट डिलीवर करने आई हूँ। और वैसे मैं तुम लोगों को बता दूं कि चाइना के सबसे मास्टर पेंटर डिला मोरे ने ये पेंटिंग खुद पेंट की है। फिंगशू कहती है कि रुको जरा, मैं तुम लोगों को ये पेंटिंग दिखा ही देती हूँ। लेकिन जैसे ही उसने पेंटिंग खोली, पेंटिंग डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, जिस पर वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। लेकिन हाइन की मॉम उसे कहती है कि कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो। फिंगशू इस सारी सिचुएशन को समझती, इससे पहले ही उसको फोन की कॉल आ गई जो उसे कह रही थी कि मुझे खबर मिली है कि वो पेंटिंग डिस्ट्रॉय हो चुकी है, इसलिए मैं वो पेंटिंग खुद डिलीवर करने के लिए यहाँ पर पहुँच चुकी हूँ, तुम जल्दी से दरवाजा खोलो। फिंगशू के दरवाजा खोलने पर फोन अंदर आती है और उससे पूछती है कि ये देखो जरा। हाइन फोन से कहता है कि मिस्टर मू यहाँ पर नहीं है और मैं उनका ड्राइवर हूँ। कई अपने डैड से कहता है कि इस मॉन्स्टर से बिल्कुल भी बात मत करें, ये एक बहुत ही बुरी औरत है। जिस पर फोन कहती है कि देखो, एक पेंटिंग को डिलीवर करने के लिए पूरे का पूरा परिवार यहाँ पहुँच गया है। फोन कहती है कि मुझे डर है मू फैमिली के घर से तुम लोग कोई चोरी ना कर लो। तभी फिंगशू से कहती है कि फालतू बातें मत करो, मेरे हस्बैंड उनके ड्राइवर हैं। इस बात पर फोन उसको बुली करती है और कहती है कि देखो, तुम्हें शादी करने के लिए बस एक ड्राइवर ही मिला था, खैर छोड़ो, मुझे वो पेंटिंग दिखाओ, मैं उस पेंटिंग को देखना चाहती हूँ। लेकिन पेंटिंग देखने के बाद फोन चिल्ला उठी कि ये तुमने क्या कर दिया, तुमने पूरी की पूरी पेंटिंग का बेड़ा गर्क कर दिया है, तुम जानती हो ये कितनी एक्सपेंसिव है। इतने में हाइन की मॉम फिंगशू को डिफेंड करने के लिए आगे आ चुकी थी और फोन से कहने लगी कि क्या हो गया, इतने चीखने चिल्लाने वाली कोई बात नहीं, एक पेंटिंग ही तो है। फोन के पूछने पर फिंगशू उसको बताती है कि मेरी मदर इन लॉ मू फैमिली की सर्वेंट है। जिस पर फोन कहती है कि अच्छा, तो यहाँ पर गरीब लोगों का एक ग्रुप बैठा हुआ है। लेकिन
खैर जाने दो, मैं तुम सबको बता दूं कि इस पेंटिंग की वर्थ 10 मिलियन युआन से भी ज्यादा है और ये सब तुम्हें पे करनी पड़ेगी। तभी हाइन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, हम सिर्फ 200 बक्स देंगे क्योंकि ये पेंटिंग फेक थी, क्योंकि ऐसी ओरिजिनल पेंटिंग मू फैमिली की सेफ में मौजूद है। और तभी वो अपनी मॉम से कहता है कि क्योंकि आप इस घर के सर्वेंट हैं और आपको पता है कि कौन सी चीज कहाँ मौजूद है, इसलिए ओरिजिनल पेंटिंग इस मैडम को दिखा दे ताकि इनकी तसल्ली हो जाए और ये हमारी जान छोड़ दे। हाइन अपनी मॉम को लेकर स्टूडियो में चला गया, जहाँ पर उसकी मॉम उससे कहने लगी कि ये लड़की कितनी रूड है, तुम्हें इसको ऑफिस से निकालने में बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए। एक्चुअली चाइना की सबसे मास्टर पेंटर डेला मोरे कोई और नहीं बल्कि खुद हाइन की मॉम थी, इसलिए वो पेंटिंग देखते ही समझ गया था कि ये फेक है और फोन सिर्फ एक फेक पेंटिंग के थ्रू फिंगशू को फंसाने की कोशिश कर रही थी। हाइन की मॉम एक जबरदस्त पेंटिंग तैयार करके उसके सामने रखती है। तभी हाइन उनसे कहता है कि देखें कितना समय बीत गया, लेकिन आपका आर्ट आज भी उतना ही विविड है जितना फर्स्ट डे था। तभी हाइन वो पेंटिंग लेकर फोंच और फिंगशू के पास आता है। फोंच उस पेंटिंग को ऑब्जर्व करती है और फिंगशू भी देखती है कि ये ओरिजिनल आइटम है। हाइन उससे पूछता है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई फिंगशू के थ्रू एक फेक पेंटिंग मू फैमिली को भिजवाने की। शुक्र करो कि फिंगशू ने वो पेंटिंग सही टाइम पे डिस्ट्रॉय कर दी, वरना तुम्हें मू फैमिली के गुस्से से कोई नहीं बचा सकता था। तभी फोंच उसे कहती है कि तुम काफी लकी हो, लेकिन नेक्स्ट टाइम के लिए सावधान रहना। नेक्स्ट सीन में हाइन फिंगशू को वो फुटेज दिखा रहा था जब गाड़ी में फोंच उसकी पेंटिंग को डिस्ट्रॉय कर रही थी। फिंगशू हाइन से कहने लगी कि ये मेरा फैमिली मैटर है, मैं इसको अपने तरीके से सॉल्व करना चाहती हूँ, इसलिए बेहतर होगा कि तुम इसमें ना पड़ो। मूवी आगे बढ़ती है तो हम फोंच को एक पार्किंग में देखते हैं। तभी उसके पास फिंगशू आती है जो उसको स्लैब पे स्लैब किए जा रही थी। फोंच उसे कहती है क्या तुम पागल हो? तभी फिंगशू कहती है यही मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, क्या तुम पागल हो गई हो? मैंने तुम्हारी फैमिली के साथ 5 साल पहले रिलेशनशिप खत्म कर दिए, उसके बावजूद तुम हमेशा मुझे प्रोवोक करती रहती हो, मुझे समझ नहीं आती इस सब के पीछे क्या वजह है। फोंच उसे कहती है क्या तुम्हें प्रोवोक करने के लिए किसी वजह का होना जरूरी है? जिस तरह हम बिला वजह चूंटी को मसल लेते हैं, तुम भी मेरे लिए एक चूंटी हो। फिंगशू से कहने लगी कि झूठ बोलना बंद करो, मैं तुम्हारे लिए एक चूंटी कभी भी नहीं थी, बल्कि मैं तुम्हारे लिए एक पहाड़ हूँ जिसको सिर्फ तुम सर उठाकर देख सकती हो। उसको हटाने की हिम्मत तुम्हें कभी नहीं आ सकती क्योंकि तुम एक इनसिक्योर और बुज़दिल लड़की हो। लेकिन फोंच भी जल्द ही फॉर्म में आ गई। उससे कहने लगी कि मैं तुमसे बिल्कुल भी जेलस नहीं होती क्योंकि तुम एक काबिले तर्स लड़की हो। तुम्हारे डैड तुम्हें पसंद तक नहीं करते, तुम्हारी मॉम तुम्हारा ख्याल नहीं रखती और तुम्हारे 2 बच्चे वो तो पैदा होते ही इस दुनिया से चले गए। अपने बच्चों का जिक्र सुनते ही फिंगशू ने तो जैसे कंट्रोल खो दिया। वो उसको गले से पकड़कर कहने लगी कि अगर आइंदा तुमने कभी भी मेरे बच्चों का नाम लिया या मेरे मौजूदा बच्चों को हर्ट करने की कोशिश की तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं तुम्हारी जिंदगी अजाब बना दूंगी। फिंगशू के वहाँ से जाने के बाद फोन चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि तुम ये कभी नहीं जान पाओगे कि तुम्हारे वो दोनों बच्चे जिंदा है और न ही तुम ये जान सकती हो कि वो दोनों बच्चे कहाँ पर है। नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर हाइन को देखते हैं जिसके ऑर्डर्स पर उसका मैनेजर फिंगशू की सारी डिटेल्स लेकर उसके पास हाजिर था। मैनेजर ने उसको बताया कि फिंगशू की मॉम की बहुत पहले डेथ हो चुकी थी और उसके फादर ने दूसरी शादी कर ली। फिंगशू के फादर की एक फैक्ट्री है जिससे अच्छी खासी इनकम आ जाती है, लेकिन अफसोस कि उनका सारा का सारा प्रॉफिट फिंगशू की स्टेप मदर और स्टेप सिस्टर को जाता है और वो दोनों ही फिंगशू को बहुत ज्यादा बुली करते हैं। इस सब सिनेरियो में तो मुझे यही लगता है कि सिर्फ आप ही हैं जो आप उसको जस्टिस दिला सकते हैं। हाइन उससे पूछता है कि क्या फिंगशू के फादर की फैक्ट्री ने कभी हमारे साथ डीलिंग करने की कोशिश की? मैनेजर बताता है हाँ बहुत दफा, लेकिन आपने कभी भी उनकी डीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं किया बल्कि हमेशा रिजेक्ट किया है। इस पर हाइन कहता है कि ठीक है, उनसे बात करो और उनसे कहो कि वो कल मुझसे रॉयल होटल में मिले। अगले सीन में हम फोंच को देखते हैं जो अपनी मॉम के पास आती है और उससे कहती है कि देखे फिंगशू ने मुझे एक दफा फिर हिट किया है, वो हमेशा मुझे बुली करती है और मुझे बहुत ज्यादा तंग करती है, आपको अब मेरे लिए जरूर कोई स्टैंड लेना होगा। इतने में उसके डैड वहाँ पर आ चुके थे जो कि ड्रंक थे। फोंच की मॉम उसके डैड से पूछती है कि तुम इतनी ज्यादा ड्रिंक क्यों करते हो? तभी डैड उसको बताते हैं कि क्योंकि आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, मेरे पास एक बहुत बड़ी न्यूज है तुम दोनों के लिए। तुम दोनों को तो यकीन भी नहीं आएगा कि बीजिंग के सबसे अमीर इंसान मिस्टर हाइन मू के असिस्टेंट ने पर्सनली मुझे कांटेक्ट किया है और मुझे मेरी फैमिली के साथ उनके घर डिनर पर इनवाइट किया है। सुनकर तो वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हो गई। तभी फोंच की मॉम उसे कहती है कि कल तुम बहुत अच्छे से तैयार होना और तुम उन्हें अट्रैक्ट करने की हर मुमकिन कोशिश करना। फोंच उन्हें कहती है कि आप बिल्कुल भी टेंशन मत लें, अगर मेरा उसके साथ जरा भी कनेक्शन बना तो सबसे पहले मैं फिंगशू को कंपनी से निकाल बाहर करूंगी। जब मूवी आगे बढ़ती है तो फोंच और उसके पेरेंट्स मिस्टर हाइन के साथ डिनर करने के लिए मौजूद थे। फोंच मिस्टर हाइन से माफी मांगती है और उससे कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दे, मैंने उस दिन आपको नहीं पहचाना इसलिए आपके साथ कुछ बदतमीजी कर गई। इस पर हाइन उसे कहता है कि ये इतनी बड़ी बात नहीं है, मैं तुम लोगों को माफ करता हूँ, लेकिन जो कुछ तुम लोगों ने मेरी वाइफ के साथ किया उसकी माफी तुम लोगों को कभी भी नहीं मिलेगी। मैंने बहुत ही गुस्से में एक चम्मच तोड़ दी और फिर एक खाली प्लेट उनके सामने रखकर कहने लगा कि इसमें से खाना खा लो। हाइन फोंच की मॉम की तरफ देखकर कहता है कि जब मेरी वाइफ छोटी थी उसको खाने में यही सब मिलता था जो मैं तुम लोगों को सर्व कर रहा हूँ, प्लीज इसे खा लो। फोंच के डैड हाइन से कहते हैं कि प्लीज मुझे माफ कर दे, मैं अपनी गलती मानता हूँ, मैं आइंदा कभी भी ऐसा नहीं करूंगा। तभी हाइन उसे कहता है कि इसका तो सवाल ही नहीं पैदा होता, तुम्हारी फैक्ट्री पहले ही बैंकक्रप्ट हो चुकी है, इसलिए तुम सबके लिए बेहतर यही होगा कि बीजिंग को छोड़कर यहाँ से चले जाओ। और हाँ, तुम में से किसी ने भी अगर फिंगशू को
मेरी रियल आइडेंटिटी के बारे में बताने की कोशिश की तो तुम लोग अगले कुछ दिनों में सड़क पर सोते रहोगे। होटल से निकलते ही फोंच किसी को कॉल करके बुलाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि फोंच किसी लेडी के साथ खड़ी है और वो उस लेडी को बताते हैं कि तुम्हें याद है हमने एक दफा फिंगशू को हर्ट किया था। क्या तुम यकीन करोगे कि फिंगशू ने किससे शादी कर ली है? उसका हस्बैंड एक बहुत ही पावरफुल इंसान है, मिस्टर हाइन मू। वो बीजिंग का सबसे ताकतवर और सबसे अमीर इंसान है। उसके एक छुटकी बचाने से बहुत कुछ हो सकता है, इसलिए अब मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। अगर हाइन को पता चल गया कि फिंगशू के बच्चों को हमने किडनैप किया था तो हम दोनों की खैर नहीं। फिर वो लेडी फोन से कहती है कि कौन से बच्चे? मैं किसी बच्चे को नहीं जानती। वो दोनों बच्चे उनकी पहले ही डेथ हो चुकी है और आइंदा उन बच्चों का नाम तक मत लेना। फोन उसे कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं किसी के सामने जुबान नहीं खोलूंगी। लेकिन वो लेडी कहती है कि मैं इस तरह तुम पे ट्रस्ट नहीं कर सकती। इस तरह से ट्रस्ट सिर्फ एक बेजुबान इंसान पर किया जा सकता है। और तभी हम देखते हैं कि एक आदमी फोन को वहाँ से लेकर चला जाता है। मूवी आगे बढ़ते ही हम देखते हैं कि फिंगशू बहुत ज्यादा सैड है। उसके बच्चे उसके पास आते हैं और उससे पूछते हैं आप क्यों परेशान हैं? कई फिंगशू को बताता है कि डैड की कॉल आ रही है। फिंगशू से कहती है तुम अटेंड कर लो। कॉल अटेंड करते ही कहता है कि क्या तुमने सारे बर्तन धो लिए हैं? तुम कहाँ हो? सारा दिन पैसे कमाने में बिजी रहते हो, तुम्हें मेरा कोई ख्याल है भी या नहीं? अगर मुझे जरा भी आइडिया होता कि तुम इस तरह के हस्बैंड बनने वाले हो तो मैं कभी भी तुमसे शादी ना करती। मुझे पैसों की नहीं बल्कि इस वक्त तुम्हारे साथ की जरूरत है। जल्दी से मेरे लिए फ्लावर्स और केक लेकर आ जाओ। ये सब देखकर फिंगशू को कई पर बहुत प्यार आता है और वो पूछने लगती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? कई बताता है कि मैं आपको परेशान नहीं देख सकता। कई फिंगशू से कहता है कि मैं आपके साथ एक पिक्चर लेना चाहता हूँ। आखिर मेरे क्लासमेट्स को भी तो पता चलना चाहिए कि मेरी मॉम कितनी प्यारी है। फिंगशू अपनी और बच्चों की पिक्चर अपने वॉलेट में लगाते हुए कहती है कि मैं आज से अपने पास्ट से निकलकर अपने प्रेजेंट को जीना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं अपने बच्चों की हिफाजत नहीं कर सकी, लेकिन अपने करंट बच्चों को मैं कभी भी हर्ट नहीं होने दूंगी। तभी वहाँ पर हाइन आ जाता है जो कि फिंगशू को इस तरह परेशान देखता है तो पूछता है कि तुम क्यों परेशान हो? देखो जाने से पहले मैंने सारे बर्तन धो लिए थे और हाँ मैंने पोछा भी लगा लिया था। तुमने कहा था ना कि लाइट ठीक नहीं है तो मैंने बल्ब भी चेंज कर लिया था। कहता है कि देखो अगर और कोई काम है तो मैं वो भी कर दूंगा, लेकिन प्लीज तुम इस तरह से रोना बंद करो। तभी फिंगशू उसको हक कर लेती है। फिंगशू बताने लगी कि मैं इसलिए नहीं रो रही कि मैं परेशान हूँ, बल्कि मैं इसलिए रो रही हूँ क्योंकि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मुझे अपनी ये न्यू फैमिली बहुत ज्यादा पसंद है। से तुम सब मेरी लाइफ में आए हो, मेरी लाइफ एकदम अमेजिंग हो गई है। तभी हाइन कहता है कि हाँ मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूँ। लेकिन तभी फिंगशू की नजर उस केक और फ्लावर्स पे पड़ी जो कि हाइन उसके लिए लेकर आया था और वो कहती है कि क्या तुम वाकई ये चीजें उठाकर आ गए हो? मुझे यकीन है कि इन दोनों को कम से कम तुमने 500 बक्स में खरीदा होगा। जिस पर हाइन कहता है कि 500 बक्स में इसका एक पत्ता भी नहीं आता। ये प्रिजर्व फ्लावर्स हैं और अगर इनकी अच्छी से केयर की जाए तो ये सारी जिंदगी खराब नहीं होते। तभी फिंगशू कहती है कि फिंगशू रिलैक्स, इतनी टेंशन मत लो। हाइन तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? 500 बक्स में ये इस तरह के फ्लावर्स तुम इतनी बेवकूफी कैसे कर सकते हो? हाइन उसे कहता है कि मैं तुम्हें सरप्राइज करना चाहता था, इसलिए मैं ये फ्लावर्स और ये केक लाया हूँ। तभी फिंगशू से कहती है कि हाँ तुमने रियली मुझे सरप्राइज कर दिया है 500 बक्स में सिर्फ फ्लावर्स खरीद कर। हाइन फिंगशू से कहता है कि देखो तुम्हें इस तरह से परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है और न ही तुम्हें इस तरह से पैसों की बचत करने की जरूरत है एक्चुअली में। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात कंप्लीट करता, उनकी बेटी वहाँ पर पहुँचकर फिंगशू से कहने लगी कि मुझे वॉशरूम जाना है। नेक्स्ट सीन में हम हाइन और उसके मैनेजर को देखते हैं। मैनेजर उसको बताता है कि आपको फिंगशू के मुतालिक देने के लिए मेरे पास कुछ मजीद इन्फॉर्मेशन आई है। मैनेजर ने हाइन को एक फाइल दी जिसको देखने के बाद वो कहता है कि ये तो एक डिजाइन है। तभी मैनेजर बताता है कि हाँ ये 5 साल पहले फिंगशू ने बनाया था। ये डिजाइन उस कंपटीशन के लिए नॉमिनेट हुआ था जो आपकी कंपनी ने हेल्ड किया था और इसी डिजाइन को फर्स्ट प्राइज भी मिलने वाला था। पर जल्द ही न सिर्फ फिंगशू को इस कंपटीशन से आउट किया गया बल्कि उसको स्कूल से भी ड्रॉप आउट किया गया था। और ये जानकर आपको बहुत शौक लगेगा कि इस सब के पीछे आपकी एक्स वाइफ थी। तभी हाइन पूछता है कि वो फिंगशू को कैसे जानती है। मैनेजर उसे बताता है इस सब के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम, बस मुझे इतना पता चला है कि ये सब कुछ आपकी एक्स वाइफ ने करवाया है। तभी हाइन अपने फाइनेंस मैनेजर को कॉल करके बोलता है कि मेरी एक्स वाइफ को मिलने वाली सारी फाइनेंशियल हेल्प को आज ही रोक दो। नेक्स्ट सीन में फिंगशू अपने ऑफिस में मौजूद थी। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आए और वो कहने लगे कि सब लोग अपना काम थोड़ी देर के लिए रोक दे। मैं आप सबको अपनी क्लाइंट जियाविंग से मिलवाना चाहता हूँ जो कि हमारी कंपनी की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लाइंट है। जियाविंग एक बहुत ही फेमस डिजाइनर है और आज से ये हमारी कंपनी के साथ कोऑपरेट करेंगी। जियाविंग सीधे फिंगशू के पास जाती है और उसे पूछती है कि तुम फिंगशू हो ना? जियाविंग के मुंह से अपना नाम सुनकर फिंगशू को काफी खुशी होती है और वो कहती है कि आप मुझे जानती है। तभी जियाविंग उसको कहती है ऑब्वियसली, आखिर मैं तुम्हें इतने टाइम से फॉलो जो कर रही हूँ। जियाविंग असिस्टेंट से कहती है कि मैं चाहती हूँ मेरे काम का सारा चार्ज फिंगशू को मिले। नेक्स्ट सीन में फिंगशू जियाविंग के साथ मौजूद थी। जियाविंग उसको बताती है कि तुम्हारी डिजाइनिंग मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहती हूँ। ये सुनकर फिंगशू बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो जियाविंग से कहने लगी कि आज तक मुझे कभी किसी ने इतना अप्रिशिएट नहीं किया। जियाविंग उसको कॉन्ट्रैक्ट देती है और उसे कहती है कि ऐसा करते हैं हम आज रात डिनर पर मिलते हैं, इस तरह हम डिटेल से अपने काम को डिस्कस भी कर सकेंगे।
फिंगशू कहती है कि ठीक है, मैं अभी रेस्टोरेंट बुक कर लेती हूँ। जियाविंग कहती है कि नहीं, ऐसा ना करो, मुझे क्राउडेड जगह बिल्कुल नहीं पसंद। ऐसा करते हैं कि हम तुम्हारे घर पर मिल लेते हैं, जिस पर फिंगशू राजी हो चुकी थी। नेक्स्ट सीन में फिंगशू अपनी फैमिली के साथ मौजूद थी। वो लास्ट डिश सर्व करती है, तभी हाइन पूछता है कि तुमने इतनी मेहनत क्यों की? आखिर ऐसा भी कौन वीआईपी आ रहा है जो तुमने डिशेस की एक लाइन ही लगा दी? और वैसे भी तुम कह रही थी कि इतने ज्यादा पैसे हमें खर्च नहीं करने चाहिए। फिंगशू से कहती है कि तुम टेंशन मत लो, एक दफा मुझे मेरे 5 लाख का बोनस मिलने दो, तुम देखना हमारे सारे मसले मसाइल हल हो जाएंगे। तभी हाइन उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि 5 लाख युआन में कोई भी मसले मसाइल हल नहीं होते। तभी फिंगशू से कहती है कि क्या मतलब है तुम्हारा? 5 लाख युआन एक अच्छी खासी रकम होती है, लेकिन तुम तो मुझे ऐसे फील करवा रहे हो जैसे मैं 500 बक्स की बात कर रही थी। और वैसे भी हाइन, तुम्हें मैं बता दूं कि पैसों को लेकर तुम्हारा एटीट्यूड मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। अगर ऐसी ही बात है तो चलो तुम बता दो कि तुमने पिछले महीने कितनी अर्निंग की। तभी हाइन उसे कहते हैं यही कोई 70-80 मिलियन पाउंड। फिंगशू से कहने लगी तुम तो शायद जागते हुए भी सो रहे हो। हाइन उसे कहता है कि मैं सो नहीं रहा, ना ही मैं ख्वाब देख रहा हूँ, बल्कि मेरी रियल आइडेंटिटी। हाइन अपनी बात कंप्लीट करता इससे पहले ही कोई बाहर बेल बजा चुका था। तभी फिंगशू कहती है कि मुझे अपनी गेस्ट को पिक करना होगा। कुछ ही देर में फिंगशू वापस आई तो उसके साथ जियाविंग थी, जो कि बच्चों के लिए स्ट्रॉबेरी केक लाई थी। जियाविंग को अपने घर में देखकर हाइन के तो चेहरे का रंग ही बदल गया। फिंगशू जियाविंग को थैंक्स कहती है, अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाती है और उससे पूछती है कि तुम्हें कैसे पता मेरे बच्चों को स्ट्रॉबेरी केक इतना पसंद है? जियाविंग कहती है ऑफ कोर्स मुझे पता होना ही था, क्योंकि मैं इनकी बायोलॉजिकल मॉम हूँ। नेक्स्ट सीन में जियाविंग हाइन के साथ थी। तभी वो हाइन से कहने लगी कि मुझे आइडिया नहीं था मेरा एक्स हस्बैंड अब इतना रोमांटिक हो चुका है, और ना ही मैं ये जानती थी कि वो अपनी छोटी सी वाइफ के साथ एक ही घर में डुअल आइडेंटिटी गेम खेल रहा है। हाइन उसकी बात सुनी अनसुनी करता है और उससे पूछता है कि तुमने क्यों फिंगशू के डिजाइन चुराए? जियाविंग उसे कहती है कि मैंने कभी भी तुम्हारी वाइफ के डिजाइन नहीं चुराए। मैं मानती हूँ कि तुम्हारी वाइफ बहुत टैलेंटेड है, लेकिन तुम्हारी वाइफ ने 5 साल पहले मेरे डिजाइन को चोरी किया। देखो हाइन, जिन डिजाइन की तुम बात कर रहे हो वो मैंने तब बनाए थे जब मैं बहुत ज्यादा खुश थी, और उन डिजाइन में बच्चों के लिए उनकी मदर्स का लव देखा जा सकता है। लेकिन वो डिजाइन फिंगशू कैसे बना सकती है? उसके ना तो कोई बच्चे हैं, ना ही वो कभी प्रेग्नेंट हुई। और वैसे भी अगर मैंने उसको फ्रेम करना ही था तो फिर मैं उसको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी क्यों देती? हाइन कहता है कि ये सब छोड़ो, मुझे इतना बताओ कि तुम वापस चाइना क्यों आई हो? तभी जियाविंग उसको बताती है कि मैं अपने बच्चों की खातिर वापस आई हूँ। मैं अपने बच्चों को माँ का प्यार देने आई हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मैं एक माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज पहले से अच्छे से निभाऊं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मुझसे कुछ गलतियाँ हुई हैं। क्या इससे तुम्हें कोई इश्यू तो नहीं होगा? तभी हाइन उसे कहता है क्या तुम भूल चुकी हो कि मेरे बच्चों के साथ तुमने क्या क्या किया है? याद है जब तुम्हारी वजह से कई की तबीयत कितनी खराब हो गई थी, और फिर तुम उसे हॉस्पिटल भी नहीं जाने दे रही थी, और अब एकदम से बच्चों की फिक्र तुम्हें तड़पाने लगी। हाइन वहाँ से जाने लगा। तभी जियाविंग उसको रोकती है, लेकिन हाइन उसे कहता है कि याद रखना, अगर तुमने ऑफिस में मेरी वाइफ को बुली करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यूएस में रहते रहते तुम तंग आ चुकी होगी, लेकिन अगर तुम सीरिया जाना चाहो या यूक्रेन, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे बच्चों से दूर रहो। जबकि दूसरी तरफ फिंगशू इस सारी सिचुएशन से अच्छी खासी परेशान थी, और वो सोच रही थी कि हाइन अभी तक वापस क्यों नहीं आया। तभी बच्चे उससे कहते हैं कि मॉम आप परेशान क्यों हैं? क्या आपको डर लग रहा है कि हमारे डैड हमारे मॉम के साथ भाग गए हैं? इतने में वहाँ हाइन आ गया, और वो कहने लगा कि अच्छा जी, मेरे पीठ पीछे तुम मेरी वाइफ को प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे हो। बच्चे वहाँ से भाग चुके थे। तभी हाइन फिंगशू के पास आता है और कहता है कि इनकी बातों पर ध्यान मत दो, मैंने सिर्फ उससे 5 मिनट बात की है। मुझे पता था कि तुमने खाना नहीं खाया और तुम्हें भूख लगी होगी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए बहुत स्पेशल स्नेल नूडल्स लाया हूँ, जरा ट्राई करके बताओ कि ये कैसे हैं। तभी फिंगशू कहती है कि तुम दोनों के बीच क्या बात हुई? हाइन उसे बताने लगा कि जियाविंग कह रही थी कि वो बच्चों की खातिर चाइना आई है और वो बच्चों को खुश देखना चाहती है। देखो जरा, अब तक इसकी खुशी कहाँ थी? इतने साल बाद इसे अपने बच्चों की फिक्र आई। तभी फिंगशू से कहती है कि कोई बात नहीं, वो बच्चों की माँ है, ये सब उसका हक है। तभी हाइन उसे कहता है कि तुम्हें इतना अच्छा बनने की कोई जरूरत नहीं है। फिंगशू से कहने लगी कि मुझे क्या चीज परेशान कर सकती है? तुम तीनों मेरी साइड पे हो, वो एक एक्स है और हम तीनों एक ही फैमिली है। नेक्स्ट सीन में फिंगशू अपने ऑफिस में मौजूद थी। जियाविंग उसके पास आकर उसको एक फाइल देती है और कहती है कि इस बार शायद तुम्हें वीकेंड पर भी काम करना पड़े। शो से कहती है कि मैं शायद वीकेंड पे काम ना कर सकूं, क्योंकि अपने बच्चों को लेकर मुझे एक्वेरियम जाना है। तभी वो कहती है तुम टेंशन मत लो, अगर तुम बिजी हुई तो मैं उनको ले जाऊंगी। फिंगशू कहने लगी कि मैं तुम्हारी सारी टैक्टिक्स समझ रही हूँ, ये सब तुम मेरे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए कर रही हो। तभी जियाविंग उसको कहती है कि किसी खुशफहमी में मत रहना,
मैं वापस चाइना अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने नहीं बल्कि अपने हस्बैंड और अपने बच्चों को दोबारा जीतने के लिए आई हूँ। फिंगशू से कहने लगी कि तुम भूल चुकी हो कि पास्ट में तुमने उन बच्चों के साथ क्या क्या नहीं किया, तुमने कभी उनको अटेंशन और प्यार नहीं दिया। अब तुम्हें अचानक से अपने बच्चों की याद सताने लगी है। जियाविंग उसे कहती है कि तुम एक जूनियर डिजाइन असिस्टेंट हो जिसको आज तक किसी ने देखना पसंद भी नहीं किया। मैं तुम्हें लाइमलाइट में लाई हूँ और तुम्हें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी, इसलिए बेहतर होगा कि किसी और की फैमिली के लिए तुम अपना करियर बर्बाद ना करो। लेकिन फिंगशू से कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं करियर भी बनाऊंगी और अपनी फैमिली की देखभाल भी करूंगी। नेक्स्ट सीन में जियाविंग जा रही थी, तभी फिंगशू उसको कहती है कि ये लो अपनी फाइल, तुम्हारा काम कंप्लीट हो गया है। जियाविंग उसे कहती है मैंने तुम्हें कहा था ये फाइल मुझे मंडे को चाहिए और तुम मुझे फ्राइडे को ये फाइल दे रही हो, इससे मैं क्या मतलब लूँ। तभी फिंगशू उससे कहती है कि तुमने ऑफिशियली मुझ पर वार डिक्लेयर कर दी है, इसलिए अब मुझे भी अपनी फैमिली को डिफेंड करना होगा। तभी जियाविंग उसको कहती है कि तुम्हारी फैमिली को तो मैं इस वीकेंड पर अपने साथ एक बीच में लेकर जा रही हूँ। वैसे तुम खुद ही बता दो कि तुम्हारे बच्चे क्या प्रेफर करेंगे, मेरे साथ एक प्राइवेट फ्रेंच बीच पर जाना या तुम्हारे साथ एक क्राउडेड एक्वेरियम जाना। फिंगशू से कहती है कि चलो देखते हैं कि कौन क्या चूज करता है। जबकि दूसरी तरफ हाइन अपने ऑफिस में मौजूद था। उसने मैसेज करके फिंगशू को बताया कि आज मैं घर लेट आऊंगा। हाइन अपने मैनेजर से कहता है कि तुम सिक्योरिटी रूम में जाकर नाइट शिफ्ट संभालो। इतने में वहाँ जियाविंग आ चुकी थी जो कि हाइन से कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाइन उसे कहता है कि हमारे बीच में बात करने के लिए कुछ नहीं बचा। जियाविंग उसे कहती है कि तुम मेरे साथ इतना कोल्ड बिहेवियर मत रखा करो, ये मत भूलो कि मैं कभी तुम्हारी वाइफ रही हूँ और तुम्हारे बच्चों की माँ हूँ। हाइन उसे कहने लगा वही बच्चे जिनका तुमने कभी ख्याल नहीं रखा, जिनको तुम इस तरह छोड़कर चली गई, अपने बच्चों की ऐसी माँ मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। तभी जियाविंग उसे कहती है क्या तुम भूल चुके हो कि इन बच्चों को मैंने कितनी मुश्किलों से पैदा किया, मैंने 9 महीने उन्हें अपनी खोक में रखा, उनको मैंने कितनी मुश्किलों से पैदा किया तुम्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। उनको डिलीवर करने से पहले 2 दफा लेबर रूम में मैं बेहोश हो गई। उनके पैदा होने के बाद मैंने अपने आप को पीछे रख दिया, अपनी इतनी अच्छी जॉब छोड़ दी, अपना करियर दाव पे लगा दिया कि मैं सिर्फ तुम्हारे बच्चों के डायपर चेंज कर सकूं। वो बच्चे मेरा खून है और मेरे ही फ्लैश का हिस्सा है, तुम ये मत भूलो मैं उन्हें कितना याद करती थी। ये बोलने के बाद जियाविंग बुरी तरह रोने लगी तो हाइन का भी दिल पिघल गया। तभी जियाविंग उन्हें कहती है कि बच्चों की खातिर मैं यूएस में सब कुछ छोड़ छाड़ कर चाइना वापस आ गई। जियाविंग ने जब देखा कि हाइन के बिहेवियर में वार्मथ आ रही है तभी वो जल्दी से कहती है कि इस सैटरडे को मेरी बर्थडे है और अपनी ये बर्थडे मैं अपने बच्चों के साथ सेलिब्रेट करना चाहती हूँ, तुम प्लीज बच्चों को मेरे साथ आने से मत रोकना। वहाँ से निकलने के बाद जियाविंग कार में किसी के साथ मौजूद थी जिसे वो कह रही थी कि तुमने मुझे प्रेगनेंसी और बर्थ के बारे में बहुत एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दी है, तुम्हें तुम्हारा बोनस मिल जाएगा। मूवी आगे बढ़ने पर हम फिंगशू को उसके घर में देखते हैं जहाँ पर वो कुछ परेशान थी। तभी वहाँ पर हाइन आ गया। फिंगशू हाइन से पूछती है कि क्या इस सैटरडे को तुम्हारे और बच्चों के कोई प्लान्स है। तभी हाइन उसे बताते हैं कि हाँ मैं बच्चों को लेकर अपने मॉम और डैड के पास जा रहा हूँ क्योंकि मेरे पेरेंट्स बच्चों को बहुत मिस कर रहे हैं। तभी फिंगशू कहती है कि ठीक है मुझे पता नहीं था तुम लोगों ने कोई प्लान बनाया है लेकिन कोई बात नहीं। हाइन फिंगशू से पूछता है कि तुम ये पैकिंग क्यों कर रही हो। फिंगशू से कहती है कि नहीं बस वैसे ही। तभी हाइन अपने बच्चों के पास जाकर उनको समझाने लगा कि इस सैटरडे को जहाँ हम जाने वाले हैं उसके बारे में अपनी मम्मी को मत बताना। नेक्स्ट सीन में हाइन बच्चों को रेडी करके उनके साथ चलने लगा। तभी फिंगशू उसका पीछा करती है। ड्राइवर फिंगशू से कहता है कि इन रास्तों को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, ये गाड़ी जिस तरफ जा रही है वो कोई होटल नहीं बल्कि सी साइड है। तभी फिंगशू जियाविंग को हाइन की तरफ आता हुआ देखती है और वो बहुत ज्यादा हर्ट हो जाती है। ड्राइवर उसको टिश्यू देता है। फिंगशू से कहती है कि मुझे टिश्यू के नहीं बल्कि अपने गम को दूर करने के लिए पार्टी की जरूरत है। मूवी आगे बढ़ती है तो हम फिंगशू को ड्रंक हालत में देखते हैं जहाँ पर एक लड़का उसको हैरास कर रहा था। तभी हाइन उसके पास आता है और उस लड़के को कहता है कि इससे दूर हटो। कई उस लड़के से कहता है कि मेरी मॉम को अपने गंदे हाथ मत लगाओ। हाइन उस लड़के को मारने लगा था तभी वो लड़का कहता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इस लड़की ने मुझे खुद बताया था कि वो सिंगल है। हाइन फिंगशू से कहता है कि एक्टिंग करना बंद करो, मैं समझ चुका हूँ कि तुमने बिल्कुल भी ड्रिंक नहीं की। नेक्स्ट सीन में हाइन बच्चों और फिंगशू के साथ अपने घर में मौजूद था जहाँ पर फिंगशू ड्रंक हुई पड़ी थी। कई फिंगशू को हाथ पकड़ के ऊपर उठाता है और कहता है कि अगर मॉम ड्रंक हुई तो ये हाथ इसी तरह खड़ा रहेगा। इस बात पर फिंगशू अपना हाथ हवा में ही खड़ा रखती है तो हाइन हंसने लगता है और कहता है कि तुम ऐसी क्यों हो, तुम्हें कोई भी धोखा दे सकता है, इवन के छोटे छोटे बच्चे ही। इस बात पर फिंगशू रोना शुरू कर देती है और कहती है कि हाँ मुझे धोखा देना बहुत आसान है, मैंने तुम तीनों पर आंखें बंद करके भरोसा किया लेकिन देखो उसके बदले में मुझे क्या मिला। तुमने मुझसे झूठ बोला, तुमने कहा था तुम अपने पेरेंट्स के पास जा रहे हो जबकि बच्चों को लेकर तुम सी साइड की तरफ जा रहे थे। आखिर मेरे साथ ही हमेशा ऐसे क्यों होता है। हाइन उससे पूछता है क्या तुमने हमारा पीछा किया था तो फिंगशू से बताती है नहीं, मैं वर्कआउट करने जा रही थी जब मैंने तुम सबको देखा। और हाँ वो लड़की कौन थी जो तुम्हारी गाड़ी के पास आई। तभी हाइन उसे बताता है कि हम सी साइड नहीं गए थे बल्कि हम तुम्हारे लिए सी फूड कलेक्ट करने गए थे। लास्ट वीक तुमने कहा था कि तुम्हें फ्रेश सी फूड बहुत पसंद है इसलिए हम तुम्हारे लिए वो कलेक्ट करने गए थे और देखो हमने उसको तैयार भी किया है। तभी हाइन और बच्चे उसको वो डिशेस दिखाते हैं जो उन्होंने सी फूड से तैयार की थी। कई उन्हें कहता है कि मैंने आपके लिए एक सरप्राइज भी तैयार किया है और तभी वो उनको 2 बड़ी जेलीफिश और 2 छोटे जेलीफिश दिखाकर कहता है कि यह हमारी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगले सीन में कई फिंगशू को बताता है कि आज वहाँ पर क्या हुआ और
वो बताने लगा कि वहाँ पर जियाविंग भी आई थी जो हमारे लिए ड्रेसेस लाई थी। ड्रेसेस देखने के बाद हाइन उस पर बहुत गुस्सा हुआ और उसे कहने लगा कि तुम इनकी माँ हो लेकिन तुम्हें इनके साइज का भी नहीं पता। जो कपड़े तुम इनके लिए लाई हो ये तो शायद इनको पिछले साल भी पूरे ना आते। तुम इनकी माँ हो इसलिए मैं तुम्हें थोड़ी छूट दे रहा हूँ, लेकिन अपनी लाइन से आगे मत जाना वरना बुरा होगा। कई ने जब ये बातें फिंगशू को बताई तो फिंगशू उससे कहने लगी कि वो तुम लोगों की मॉम है, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था। तभी कई बताता है कि जब डैड नहीं होते तो वो हम पे गुस्सा करती हैं। वो हमें देखकर स्माइल भी नहीं करती, ना ही हमें हक करती हैं, जबकि आप हमारी मॉम नहीं है लेकिन आप हमें हक भी करती हैं और हमें देखकर स्माइल भी करती हैं। फिंगशू से कहने लगा काश आप हमारी बायोलॉजिकल मॉम होती। तभी वहाँ पर हाइन आकर उसको हैंगओवर ड्रिंक देता है और कहता है कि ये पी लो और उन्हें समझाता है कि एक फैमिली प्यार से बनती है, खून से नहीं। अगर खून ना भी हो और प्यार सच्चा हो तो भी एक फैमिली बहुत खुश रह सकती है। को सुलाकर फिंगशू बाहर निकली तो हाइन उसी का वेट कर रहा था। तभी वो उसको एक नेकलेस देता है और कहता है कि मैंने तुम्हें नाराज किया इसलिए मैं कॉम्पनसेट करना चाहता हूँ। फिंगशू से कहती है कि मैं तुमसे नाराज हूँ क्योंकि तुमने मुझसे झूठ बोला। इस बात पर हाइन काफी डर गया और कहने लगा कि क्या हुआ, मैंने तुमसे क्या झूठ बोला। तभी फिंगशू से कहती है कि तुमने कहा था तुम अपने पेरेंट्स के पास जा रहे हो लेकिन तुम सी साइड पे जाकर वहाँ पर सी फूड कलेक्ट करने लग गए। तभी हाइन कहता है कि हाँ लेकिन ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया था, मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। फिंगशू कहती है कि मुझे इस तरह के सरप्राइजेस नहीं पसंद जो दूसरे को धोखा देकर दिए जाएं। मैं कभी किसी को धोखा नहीं देती, कोई और मुझे धोखा दे या मुझसे झूठ बोले ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। हाइन मैं तुम्हें समझा रही हूँ कि तुम आइंदा मुझसे कभी भी झूठ मत बोलना वरना मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी। और हाइन जो कि शुरू दिन से एक बहुत बड़ा झूठ बोले आ रहा था इस बात से बहुत ज्यादा परेशान हो गया। फिंगशू तैयार होकर होटल जा रही थी क्योंकि हाइन ने उसे कॉल करके होटल बुलाया था, वो उसे कुछ बताना चाहता था। तभी उसके सामने जियाविन आती है जो उससे कहती है कि तुम तैयार होकर कहीं जा रही हो क्या। फिंगशू से कहती है मैं अपने घर में तुम्हें वेलकम नहीं करती इसलिए यहाँ से चली जाओ। जियाविन उसे कहती है कि देखो जरा इस इंसान को, मुझे कभी उसने फ्लावर्स का एक बुकेट तक नहीं दिया और तुम्हारे लिए इतना महंगा नेकलेस। फिंगशू से बताने लगी कि ये नेकलेस महंगा नहीं है। तभी जियाविन उसे कहती है कि तुम्हें आइडिया है लास्ट मंथ ऑक्शन में इसकी प्राइस 12 मिलियन युआन थी। सुनने के बाद फिंगशू याद करती है कि हाइन ने उससे कहा था कि सी फूड कलेक्ट करते वक्त उसने वहाँ पर कुछ पर्ल चुने थे जिसने उसने नेकलेस बनाकर फिंगशू को दे दिया। जियाविन फिंगशू को बताती है कि तुम्हें आइडिया है कि तुम्हारे हस्बैंड बीजिंग के सबसे अमीर इंसान हैं, वो एक बहुत बड़ा नाम और एक पावरफुल शख्सियत है। लेकिन देखो तुम्हें तो ये सब पता ही नहीं, बल्कि तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि उसका नाम हाइन नहीं बल्कि मू युआंडो है। ठीक है कि वो मीडिया के इंटरव्यूज अटेंड नहीं करता, लाइमलाइट में नहीं आता, लेकिन इसके बावजूद पूरा बीजिंग उसको जानता है, माँ सिवाय तुम्हारे। इनफैक्ट वो दोनों बच्चे जिन पर तुम इतना फख्र करते हो वो भी अपने डैड की रियल आइडेंटिटी को जानते हैं, लेकिन उन्होंने भी सारी बातें तुमसे छुपाई। जियाविन हाइन की कुछ डॉक्यूमेंट्स और उसकी फोटोज जिसमें वो अपनी टीम के साथ मौजूद था फिंगशू को देने लगी और कहती है कि ये देखो ये है वो असल हाइन जो तुमसे अपनी आइडेंटिटी छुपा रहा है। जबकि दूसरी तरफ हाइन रेस्टोरेंट में मौजूद था जहाँ पर वो प्रैक्टिस कर रहा था कि फिंगशू के आने पर वो किस तरह से एक्सप्लेनेशन देगा। एक्चुअली वो इस बात से बहुत परेशान था कि फिंगशू सब कुछ जानने के बाद किस तरह का रिएक्शन देने वाली है। फिंगशू के आने के बाद हाइन उससे कहता है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। तभी फिंगशू से कहती है कि मैं तुम्हें डिवोर्स देना चाहती हूँ। हाइन पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। फिंगशू से कहती है कि तुम एक ड्राइवर हो, तुम्हारी सैलरी महज 8,000 युआन है, तुम्हारी मॉम एक नैनी है और तुम्हारे डैड शेफ है, तुम मुझसे इतना झूठ कैसे बोल सकते हो। मिस्टर मू युआंडो तुम्हारे पास घर नहीं है, कार नहीं है, तुम्हारे दोनों बच्चे भी इस झूठ में तुम्हारा साथ देते रहे। मुझे धोखा देने के लिए तुम सब किस हद तक चले गए। क्या तुम्हें इस बात का डर था कि मैं तुम्हारे सारी दौलत लेकर भाग जाऊंगी। इस बात से मुझे ये एक्नॉलेज हो चुका है कि मैं कुछ भी कर लूँ तुम सबके बीच में आउटसाइडर ही रहूंगी। तभी हाइन उसे कहता है कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो, तुम कभी भी आउटसाइडर नहीं थी। फिंगशू हाइन से कहने लगी कि मेरे पास कभी भी घर नहीं था, मुझे लगा फाइनली मुझे एक घर मिल गया है। उस घर का बड़ा होना जरूरी नहीं था, बस उसके रहने वाले मुझे प्यार करते यही काफी है। तुमने मेरे डिजाइन को कंपटीशन से एलिमिनेट करवाकर मेरे करियर को तबाह करने की कोशिश की। तभी हाइन उसे कहता है देखो उस बारे में मुझे कुछ नहीं पता, मैं सिर्फ तुम्हें इतना बता सकता हूँ कि तुम्हारे साथ बिताया हुआ हर एक दिन मैंने सच्चे दिल के साथ गुजारा है और मैं अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारूंगा, इस बात का मैं तुमसे वादा करता हूँ। फिंगशू बहुत बुरी तरह हर्ट हुई थी, वो बुरी तरह रो रही थी और कहने लगी कि तुम्हारे सारे वादे बेकार हैं। तुम्हें इसी बात का खौफ था ना कि मैं तुम्हारे पैसे लेकर भाग जाऊंगी, तो आप अपनी दौलत के 2 हिस्से करने के लिए तैयार हो जाओ क्योंकि मैं तुम्हें डिवोर्स देने वाली हूँ। फिंगशू बैग पैक करके बाहर लाती है। तभी हाइन उसे कहता है कि कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। फिंगशू से बताने लगी कि तुम्हारी डिसएग्रीमेंट से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। फिर कहने लगा कि मेरे होते हुए तुम यहाँ से नहीं जा सकती। तभी फिंगशू कहती है कि किसी खुशफहमी में मत रहना, ये बैग मेरा नहीं बल्कि तुम्हारा है, ये तुम्हारा लगेज है और यहाँ से चलते बनो। इतने में वहाँ पर बच्चे आ गए जो कि फिंगशू को इस बात के लिए कन्विंस कर रहे
कहते कि डैड को इतनी बड़ी सजा मत दे, ठीक है कि उनसे गलती हुई है लेकिन प्लीज उनको माफ कर दे, हम अपने डैड के बगैर नहीं रह सकते। फिंगशू ने कहती है कि ठीक है, अगर अपने डैड के बगैर नहीं रह सकते तो तुम दोनों भी उनके साथ चले जाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बच्चे कहते हैं कि प्लीज ऐसा मत करें, हम नहीं चाहते कि हमारी फैमिली एक दफा फिर टूट जाए। लेकिन जितनी मासूम फिंगशू थी वो एक दफा फिर बच्चों की बातों से कन्विंस हो गई और उन्हें कहती है कि ठीक है, तुम दोनों जल्दी से शावर ले लो, तुम लोगों ने सुबह स्कूल भी जाना है। हाइन उसके बदलते हुए मूड को देखकर कहने लगा कि मुझे लगता है कि मुझे भी नहीं जाना चाहिए, तुम क्या कहती हो? तभी कई एक कॉल मिलाकर कहता है कि प्रॉपर्टी मैनेजर प्लीज ऊपर आ जाए, हमारे घर में कोई अजनबी इंसान घुस गया है, इसे बाहर निकाले। हाइन उसको डांटता है, इससे पहले ही वो फिंगशू को लेकर वहाँ से भाग गया। नेक्स्ट सीन में हाइन के बुलाने पर जियाबिन उसके ऑफिस में मौजूद थी। वो उससे पूछती है क्या तुम्हारी वाइफ ने तुम्हें डिवोर्स दे दी है? जिस पर हाइन उसे कहता है कि ये मेरा और मेरी वाइफ का पर्सनल मैटर है, तुम्हें इसमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी मैं तुम्हें बता दूं कि अगर हमारा ब्रेकअप हो भी जाए तो मैं तुम्हारे साथ पैचअप करने का कोई इरादा नहीं रखता। और तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए तुम्हें बता दूं कि फिंगशू को कंपटीशन से एलिमिनेट करने के पीछे तुम्हारा हाथ था, ये बात मुझे पता चल चुकी है। इसलिए अब मैं चाहता हूँ कि तुम एक पब्लिक डिक्लेरेशन दो जिसमें तुम ये कन्फेस करो कि ये सब कुछ तुमने किया था क्योंकि तुम फिंगशू को डिफेम करना चाहती थी। और अगर तुमने ऐसा ना किया तो मेरी तरफ से तुम्हें मिलने वाली अमाउंट बंद हो जाएगी और तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी पूरी फैमिली को इसके कॉन्सिक्वेंसेस बियर करना होंगे। जियाविंग उससे कहती है कि हाँ ये मैंने किया था, लेकिन तुम शायद ये भूल रहे हो कि ये मैंने तब किया था जब मेरा नाम तुम्हारे नाम से जुड़ा हुआ था, इसलिए अगर मैं कोई डिक्लेरेशन देती हूँ तो इससे तुम्हारी पूरी फैमिली की रेपुटेशन भी खराब होगी। हाइन कहता है कि मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, मुझे बहुत अफसोस है कि मेरी वजह से किसी के करियर पर इतना इफेक्ट पड़ा और वैसे भी मुझे इस बात की सजा जरूर मिलनी चाहिए कि मैंने तुम जैसी लड़की से शादी की, इसलिए मैं हर किस्म के कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार हूँ। इतने में वहाँ पर फिंगशू आ जाती है जो कि छुप छुप के उनकी बातें सुन रही थी। हाइन फिंगशू से कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? खैर छोड़ो, मुझे पता चल गया कि तुम्हारी एलिमिनेशन के पीछे किसका हाथ था और मैं उसको अच्छी खासी सजा दिलवाऊंगा। फिंगशू उसे कहती है कि मैं इन सब चीजों से बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ। वो वहाँ से चली जाती है, तभी हाइन उसके पीछे जाता है, जिस पर जियाविन को बहुत गुस्सा आने लगा। नीचे जाने के बाद हाइन फिंगशू को रोकता है और उसे कहता है तुम्हें पता तो चल गया है कि इसके पीछे जियाविन का हाथ था, तुम अब मुझसे क्यों नाराज हो? फिंगशू उसे कहती है कि भले ये सब तुमने ना किया हो लेकिन फिर भी तुमने मुझसे झूठ बोला और अपनी आइडेंटिटी छुपाई, इसलिए मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। फिंगशू वहाँ से जाने लगी तभी उसका पैर मुड़ जाता है, जिस पर हाइन उसको उठाता है लेकिन वो चिल्ला रही थी कि प्लीज मुझे नीचे उतारो। हाइन उसकी एक नहीं सुनता। फिंगशू उसे कहती है कि देखो अगर तुमने मुझे नीचे ना उतारा तो मैं चीख चीख कर यहाँ पर सब लोगों को इकट्ठा कर लूंगी। हाइन कहता है कि जितना चीखना है चीख लो, तुम्हें चुप करवाने के मेरे पास 101 तरीके हैं। नेक्स्ट सीन में फिंगशू अपने घर में सो रही थी, तभी हाइन उसके पास आकर देखता है कि उसका पैर अब कैसा है। हाइन अपने आप से ही कह रहा था कि मुझे पता है तुम्हें मु युंडाओ नहीं पसंद, लेकिन तुम नहीं जानती कि मैं हाइन हूँ। अगर मैं मु युंडाओ होता तो मैं कभी भी घर के बर्तन ना धोता, मैं कभी भी फर्श पे पोछा ना लगाता, लेकिन मैंने ये सब किया क्योंकि मैं तुम्हारा हाइन था। मैं चाहता हूँ कि हम सारी जिंदगी एक साथ रहे, हमारी फैमिली इसी तरह रहे जिस तरह अब रह रही है। मेरे दिल की ख्वाहिश है कि मैं दुनिया की सारी चीजें लाकर तुम्हारे कदमों में रख दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैं हाइन हूँ, मु युंडाओ नहीं। और मुझे डर है कि अगर मैंने ऐसा किया तो तुम्हें फिर सेविंग की फिक्र सताने लगेगी। लेकिन दरअसल फिंगशू जाग रही थी और वो ये सारी बातें सुन रही थी। इतने में लाइट चली गई, तभी हाइन कहता है कि रुको मैं जरा ये देख लूं कि लाइट क्यों गई है। फिंगशू उसे रोकती है और कहती है कि रुको, पहले मुझे किस कर लेने दो। वो एक दूसरे को पैशनेटली किस करते हैं और एक दूसरे के करीब से करीब तर होते गए, जबकि दूसरी तरफ उनके बच्चे बहुत खुश थे। कई अपनी सिस्टर से कहता है कि कांग्रेचुलेशंस, हमारे बीच में एक और बेबी आने वाला है। नेक्स्ट सीन में फिंगशू हाइन और उसके पेरेंट्स के साथ मौजूद थी, तभी उसकी मदर इन लॉ उसको एक चेक देती है और कहती है कि पहले मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकी इसलिए ये रख लो। लेकिन फिंगशू उस चेक को रखने से इनकार कर देती है और कहती है कि ये बहुत ज्यादा है, इतनी बड़ी रकम मैं नहीं रख सकती। तभी उसके फादर इन लॉ उसको कहते हैं कि तुम ये रख लो, हम काफी दूर से आए हैं। मदर इन लॉ उसे कहने लगे कि तुमने मेरे बेटे का तब साथ दिया जब वो अपनी जिंदगी के एक टफ टाइम से गुजर रहा था, मुझे समझ नहीं आती कि पैसों के अलावा मैं किस चीज से कॉम्पनसेट करूं। तभी हाइन चुपके से उसके कान में कहता है कि मुझे कॉम्पनसेशन के बहुत सारे तरीके आते हैं। इतने में हाइन के फादर फिंगशू से उसके पेरेंट्स के बारे में पूछने लगे, जिस पर फिंगशू ने उनको बताया कि मैं उनके साथ अपना सारा रिलेशनशिप खत्म कर चुकी हूँ। इस पर हाइन के पेरेंट्स उसे कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, आज से हम ही तुम्हारे पेरेंट्स हैं। हाइन की मॉम उसे कहने लगी कि तुम दोनों की शादी बहुत ही सादगी से हुई है, लेकिन अब मैं ग्रैंड फंक्शन अरेंज करके पूरे बीजिंग को दिखाऊंगी कि हमारी बहू कैसी है। जबकि दूसरी तरफ हम फौज को देखते हैं जिसकी हालत बहुत खराब थी। जब न्यूज में उसने हाइन और फिंगशू की शादी का सुना तो वो तो जैसे गुस्से से पागल ही हो गई। फौज गुस्से से चिल्लाने लगी, तभी उसकी मॉम कहती है कि फिंगशू ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है और इसकी कीमत तुम्हें अदा करनी पड़ेगी। नेक्स्ट सीन में हम फिंगशू को देखते हैं जिसने ब्राइडल ड्रेस पहना हुआ था। वो हाइन के पास आकर पूछने लगी कि ये ड्रेस कैसा लग रहा है। हाइन उसे कहता है कि ये बहुत ज्यादा जबरदस्त लग रहा है। फिंगशू से आंखें दिखाती है और कहती है कि तुम्हें ये नहीं बोलना था, तुमने इसकी तारीफ नहीं करनी थी ताकि हम अच्छे से बार्गेनिंग कर सके। तभी
हाइन कहने लगा कि ये बहुत ही एवरेज ड्रेस है, इसमें तुम्हारी स्लिम वेस्ट नजर ही नहीं आ रही। इतने में वहाँ पर फिंगशू की स्टेप मॉम पहुँच चुकी थी, जो फिंगशू से कहने लगी तुम्हें क्या लगता है तुम इतना ऊंचा उड़ोगी और मैं तुम्हें उड़ने दूंगी। फिंगशू से कहती है कि मैंने 5 साल पहले आपके साथ अपने सारे रिलेशनशिप खत्म कर दिए थे, आप क्यों यहाँ पर आई हैं। तभी हाइन उसे कहने लगा कि मैंने आपको वार्न किया था हमें अपनी शक्ल मत दिखाना, आप क्यों आई हैं यहाँ पर। स्टेप मॉम हाइन को बताती है कि क्या तुम्हें आइडिया भी है कि जिस लड़की से तुम शादी करने वाले हो ये किस नेचर की है, ये एक बड़े खानदान में शादी करना चाहती थी इसलिए इसने तुम्हें फंसा लिया। क्या तुम्हें आइडिया भी है ये पहले 2 बच्चों को जन्म दे चुकी है जो कि ट्विंस थे। हाइन फिंगशू से पूछता है क्या ये सच कह रही है, लेकिन फिंगशू चुप थी। तभी स्टेप मॉम कहती है कि ये तुम्हें क्यों बताएगी, अपना प्लान ये क्यों खराब करेगी। मेरी बात पर तो तुम्हें यकीन आएगा नहीं, इसलिए मैं सर्वेलेंस कैमरास की फुटेज लाई हूँ, तुम खुद ही देख लो। जब होटल में ड्रग करके ये किसी के साथ पूरी रात गुजार चुकी थी और तब से ये प्रेग्नेंट थी। लेकिन हाइन भी अपने नाम का एक था, उसके हाथ से ड्राइव लेकर अपने पाँव के नीचे मसलने लगा और उससे कहता है कि अगर ये उसका पास्ट है तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानना चाहता। तुमने सारी जिंदगी फिंगशू को ह्यूमिलिएट किया है, उसको धमकियां दी हैं। आज मैं उसे प्रोटेक्ट कर रहा हूँ तो ये बात भी तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रही। मैंने लास्ट टाइम तुम्हें वार्न किया था कि इसे तंग मत करना, लेकिन तुम्हें शायद समझ नहीं आई। तभी वो गार्ड्स को बुलाकर कहता है कि इस औरत को नॉर्दर्न मियांमार की तरफ ले जाओ। उनके जाने के बाद हाइन और फिंगशू एक दूसरे को हक कर चुके थे। नेक्स्ट सीन में हाइन और फिंगशू एक साथ मौजूद थे, जहाँ पर फिंगशू हाइन को अपने पास्ट के बारे में बताते हुए कह रही थी कि वो औरत सच कह रही थी, मैंने 2 बच्चों को जन्म दिया था, अगर आज वो बच्चे जिंदा होते। तभी हाइन उसे कहता है कि अगर तुम नहीं बताना चाहती तो मैं नहीं सुनूंगा, तुम मत बताओ। फिंगशू से कहती है कि मुझे अपना मन हल्का कर लेने दो, ये 5 साल पहले की बात है और जून का महीना था। मुझे तो उसकी शक्ल भी नहीं याद और न ही मुझे याद है कि वो कौन था, बस मुझे इतना याद है कि हम मेरीना होटल में मौजूद थे। ये सुनने के बाद हाइन थोड़ा चौंक गया। फिंगशू से बताती है कि वो मेरी फ्रेंड की बर्थडे थी, हम पार्टी के लिए वहाँ गए थे, लेकिन पता नहीं कैसे मुझे किसी ने ड्रग दे दिया। हाइन उससे पूछते है क्या तुम मुझे डेट बता सकती हो कि उस दिन क्या डेट थी। फिंगशू कहती है कि हाँ मुझे बहुत अच्छे से याद है कि वो 15 जून थी, क्योंकि उस दिन मेरे दोस्त की बर्थडे थी। हाइन उसे कहता है कि उस रात मैं भी उसी होटल में मौजूद था। हाइन उसे बताता है कि उस रात मैंने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी और मैं अपने कंट्रोल से बाहर था। लेकिन एक सेकंड, जियाविन ने कहा था कि उस रात वो मेरे साथ मौजूद थी और वो 2 बच्चों से प्रेग्नेंट थी। फिंगशू कहने लगी कि देखो जरा दुनिया कितनी छोटी है। लेकिन हाइन कहने लगा 1 मिनट, कहीं वो लड़का जिसने तुम्हारे साथ पूरी रात गुजारी थी वो मैं तो नहीं। तभी हाइन मैनेजर को कॉल करके कहता है कि मुझे एक टेस्ट करवाना है, तुम मेरी हेल्प कर दो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फिंगशू के हाथ में डीएनए रिपोर्ट्स मौजूद थी। हाइन उससे पूछने लगा कि क्या कुछ पता चला। इस पर फिंगशू कहती है कि हाँ मैं ही तुम्हारे बच्चों की बायोलॉजिकल मॉम हूँ और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। लेकिन 1 मिनट, मुझे बहुत अच्छे से याद है उस रात सिस्टर ने मुझे कहा कि मेरे दोनों बच्चों की डेथ हो चुकी है, लेकिन ये दोनों तो जिंदा है, ये कैसे हो सकता है। हाइन फिंगशू से कहने लगा कि मुझे कुछ कुछ सब समझ में आने लगा है, लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं सब पता लगा लूंगा। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि इसके पीछे जिसका भी हाथ है मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। जब मूवी आगे बढ़ती है तो हम जियाविन को गाड़ी से नीचे गिरते हुए देखते हैं। ड्राइवर उससे कहता है कि आज से आपका कंपनी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए किसी को भी कांटेक्ट करने की कोशिश मत कीजिएगा। जिस पर जियाविन उसको चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि तुम्हें इस सब का बहुत पछतावा होगा, अगर मैं यहाँ से चली भी जाऊँ तो मैं एक बहुत ही मशहूर डिजाइनर हूँ। इतने में वहाँ पर कुछ लोग आते हैं जो उससे पूछते हैं कि आप मैम जियाविन है। जियाविन कहती है कि हाँ, आप कौन है। तो वो बताते हैं कि हम पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से हैं, आपके ऊपर बच्चों को चोरी करने का इल्जाम है, इसलिए आपको हमारे साथ जाना होगा। जियाविन उसे कहती है क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है, मैं कभी भी तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। अगले सीन में हम जियाविन को जेल में देखते हैं, लेकिन उसकी मेंटल कंडीशन कुछ स्टेबल नहीं थी। वो हंसते हुए प्रिजनर को बता रही थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरे 2 बच्चे होने वाले हैं। मूवी के लास्ट सीन में फिंगशू और हाइन की शादी थी। वो दोनों शादी करते इससे पहले ही कई उसकी रिंग लेकर भाग चुका था। इस रिंग के थ्रू वो किसी लड़की को प्रपोज कर रहा था। तभी हाइन उसे कहता है कि रुको जरा, मुझे तुम्हारी क्लास लेनी चाहिए। कई चिल्लाने लगा कि देखो जरा दूल्हे को, ये लोगों को मार रहा है। इस पर फिंगशू हाइन से कहती है कि जल्दी करो, हमें जल्दी शादी करनी है, देर हो रही है, घर जाकर मुझे डिनर भी प्रिपेयर करना होगा। कुछ ही समय में उनकी शादी हो गई और वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। किस करते हुए फिंगशू हाइन और उसके बच्चों के साथ गुजारे हुए अच्छे मोमेंट्स को याद कर रही थी और खुश थी कि बिलाखिर उसको एक अच्छा परिवार मिल ही गया। जबकि दूसरी तरफ हाइन के चेहरे पर भी खुशी चमक रही थी और उन दोनों को सताने वाले सभी लोग अपने अंजाम को पहुंच चुके थे। इसके साथ वो हैप्पीली एवर आफ्टर रहने लगे और इसी के साथ मूवी एंड हो गई। उम्मीद है आपको मूवी जरूर अच्छी लगी होगी, लेकिन अगर यहाँ तक पहुँच चुके हो तो मूवी को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मजीद ऐसी मजेदार मूवीज के लिए स्टे ट्यून।